अध्याय 11 दो प्रकार की महाशक्तियां। अनुवादक डीएम। समय चलता रहता है, समय उड़ जाता है, देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। समय की ताकत सब कुछ बदल सकती है, समुद्र को शहतूत के खेत में बदल सकती है, पहाड़ों को दलदल में बदल सकती है और जीर्ण शीर्ण घाटी को फिर से हरियाली से भर सकती है। हालांकि पहले के जंगल जितना घना नहीं है, लेकिन फिर भी उल्लास का नजारा दिखता है। 4 महीनों में साईं की दृढ़ जीवन शक्ति और मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता के आधार पर जियाया अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो गया था, जबकि उसकी टूटी हुई हड्डियां एक बार फिर से बढ़ गई थीं और उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था। 4 महीने पहले जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने और लगभग मरने के बाद शियाया ने एक बार फिर अपनी ताकत हासिल कर ली है और छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। बेहद कम 4 महीनों के समय में उसकी युद्ध शक्ति 1700 के भयावह मूल्य तक बढ़ गई है। 6 साल से कम उम्र के सायान के लिए यह व्यावहारिक रूप से एक अकल्पनीय बात है। इन 4 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण लाभ उसकी युद्ध शक्ति का उन्नयन नहीं है, बल्कि एक नए प्रकार की महाशक्ति का विकास है। इस दौरान उन्होंने शोध कार्य जारी रखा था, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके पास कुल मिलाकर 2 प्रकार की महाशक्तियां हैं। पहला प्रकार पहले से खोजी गई टेम्पोरल क्षमता, टाइम सस्पेंशन थी, जिसे निष्पादित करने पर एक निश्चित क्षेत्र में समय को स्थिर किया जा सकता है और समय सीमा 3 सेकंड है। रुका हुआ समय जितना लंबा होगा और प्रतिद्वंद्वी की ताकत जितनी अधिक होगी, ऊर्जा की खपत और भी अधिक गंभीर होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में चरम स्थिति में उसकी टाइम सस्पेंशन क्षमता 10,000 से कम युद्ध शक्ति वाले लक्ष्य को 3 सेकंड के लिए फ्रीज कर सकती है और उसके बाद उसके शरीर के अंदर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह उनके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता है। वह इसे किसी भी महत्वपूर्ण समय को छोड़कर जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी प्रकार की महाशक्ति, जैसा कि अपेक्षित था, स्थानिक क्षमता थी। सीखने की इस अवधि के बाद उन्होंने पहले ही 10 किलोमीटर की रेंज में तात्कालिक गति प्राप्त कर ली थी। लेकिन इसे सीखने का यह उनका पहला प्रयास होने के कारण वे अभी भी इसके कई पहलुओं में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। आज जब शियाया अपनी तात्कालिक गति तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसने दूर क्षितिज से जीलिंग को उड़ते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथों से अपने से कई गुना बड़े जंगली सुअर को ऊपर उठाए हुए थी। वह उड़ते हुए उसे घसीट रही थी और साथ ही तेज और स्पष्ट आवाज में खुशी से चिल्ला रही थी। धमाक! जंगली सुअर दबी हुई आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। भाई शियाया, मैंने इसे अभी अभी पकड़ा है। आज मैं भुना हुआ सुअर खाना चाहता हूं। जीलिंग आगे बढ़ा और एक हाथ से जियाया की बाह पकड़ ली। ठीक है, तो फिर तुम्हें बाद में मेरी बात माननी होगी और प्रशिक्षण लेना होगा। अगर तुम लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाऊंगी। जीलिंग ने जब सुना कि उसे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा तो उसने तुरंत अपने गुलाबी गालों को फुला लिया और उसके चेहरे पर असंतोष के भाव प्रकट हुए। ठीक है। शियाया ने हास्य के साथ हंसी उड़ाई और फिर बहुत ही कुशलता से जंगली सुअर को काटा, उसके आंतरिक अंगों और फर को निकाला, सहायक लॉग को साफ किया और उसे ठीक किया। पफ! अपनी उंगली का उपयोग करते हुए उसने चीगोंग तरंग का एक झटका मारा और अचानक चूल्हे पर जलती हुई लकड़ी जल उठी। कुछ ही समय में जंगली सुअर के मांस की मोहक खुशबू बाहर आने लगी। लगभग पकने तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने इस पर प्लेनेट सेल्मा के अनूठे मसाले छिड़के और फिर एक स्वादिष्ट भुना हुआ सुअर का बच्चा ओवन से बाहर निकाला गया। जीलिंग ने अपनी 2 चमकती आंखों से देखा और अपने हाथ जलने की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर बारबेक्यू का एक बड़ा टुकड़ा काटा और फिर उसे बड़े मुंह में भरकर फाड़ दिया। भाई शियाया, हम वेजिटा ग्रह पर कब लौटेंगे? जीलिंग ने साथ ही चबाते हुए पूछा। वह काफी समय से अपने माता पिता को याद कर रही थी जो वेजिटा ग्रह पर हैं। शियाया ने अपना मुंह पोंछा, हाथ में रखा खाना नीचे रखा और बोला, मूल रूप से मिशन की योजना के अनुसार जब तक हम सेल्मा ग्रह के सभी आदिवासियों को मार नहीं देते, हम वेजिटा ग्रह पर वापस लौट सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इतनी जल्दी वापस लौटते हैं तो यह हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। हमारे लिए क्या विनाशकारी होगा? जीलिंग ने संदिग्ध चेहरे से पूछा। शियाया ने आह भरते हुए कहा, बस हमारी वर्तमान उम्र को देखो और देखो कि हमने कितनी युद्ध शक्ति हासिल की है। साईं एक लड़ाकू जाति है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है कि जितनी ताकत उतनी बेहतर। इसमें अभी भी कई राजनीतिक सवाल शामिल हैं। अगर हम बहुत अधिक क्षमता दिखाते हैं तो आंटी रेबेका और अंकल एड्री भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस समय शियाया की युद्ध शक्ति 1700 तक पहुंच चुकी है, जबकि जीलिंग की युद्ध शक्ति 1080 तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ बचपन में उनकी स्थिति है। उनकी ताकत अभी तेजी से बढ़ने के चक्र में नहीं आई है, फिर भी वे पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं। कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि जब वे बड़े होंगे तो उनकी ताकत अनिवार्य रूप से 10,000 युद्ध शक्ति से अधिक होगी। उन्होंने अभी हाल ही में साईं के प्रमुख समय में प्रवेश किया है, उनके बाद के विकास का अनुमान लगाना और भी कठिन है। यह कल्पना ही की जा सकती है कि राजा वेजिटा इस स्थिति को देखने के लिए तैयार है या नहीं। राजा वेजिटा के पास केवल 10,000 या उससे ज्यादा युद्ध शक्ति है। तो क्या यह स्पष्ट रूप से उसके प्रभुत्व के लिए खतरा नहीं दिखाता? वर्तमान में ग्रह वेजिटा पर वे उच्चस्तरीय योद्धा जिनकी युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक है, उनमें से एक 30 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनकी क्षमता मूल रूप से एक ही है। केवल ऐसे ही लोग राजा वेजिटा खुशी से उपयोग करेंगे।
यदि आपकी शक्ति उसे डराने के लिए पर्याप्त है तो वह निश्चित रूप से अपने नुकीले दांत दिखाएगा और जितनी जल्दी हो सके आपको जड़ से उखाड़ देगा। राजा वेजिटा को पता था कि ब्रॉली की जबरदस्त क्षमता उसके प्रभुत्व को खतरे में डाल सकती है, इसलिए उसने ब्रॉली और उसके पिता को मारने का निर्णायक आदेश दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह उसी कारण से उनकी हत्या नहीं करेगा। भले ही वह उन्हें सार्वजनिक रूप से न मार सके, लेकिन क्या उसके लिए कोई विशेष मिशन की व्यवस्था करना आसान नहीं है? और संभवतः उन्हें गुप्त रूप से खत्म कर सकता है। ज़ीलिंग को ज़ियाया की बातों पर पूरा यकीन था, इसलिए ज़ियाया की बातें सुनकर उसका छोटा सा चेहरा उदास हो गया। लेकिन मैं राजा वेजिटा के बारे में चिंतित नहीं हूं, मैं उस फ्रीजा नामक व्यक्ति के बारे में अधिक चिंतित हूं। फ्रीजा? ज़ीलिंग ने एक क्षण सोचा और अंततः उसे याद आया कि फ्रीजा ही वह व्यक्ति है जिसके प्रति साया ने निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। भाई, तुम फ्रीजा के बारे में क्यों चिंतित हो? क्या वह हमें भी धमकाएगा? बोलने के बाद ज़ीलिंग की आंखों में क्रूरता के भाव दिखाई दिए। शियाया का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह फ्रीजा उदास और ठंडे खून वाला है और हमारे बीच पौराणिक सुपर साई के जन्म से डरते हुए हम साई लोगों के खिलाफ अपने दिल में सबसे ज्यादा सतर्क है। अगर वह सुपर साई की स्थिति पर शोध नहीं करता तो उसने अब तक साई जाति को अस्तित्व में नहीं आने दिया होता। इसलिए जब हम वापस लौटेंगे तो शायद पहला व्यक्ति जिससे हमारा सामना होगा वह राजा वेजिटा नहीं बल्कि फ्रीजा होगा और राजा वेजिटा निश्चित रूप से यह देखकर खुश होंगे। तो फिर क्या करें? फ्रीजा को इस ब्रह्मांड का राजा कहा गया है, उसकी ताकत निस्संदेह अत्यंत दुर्जेय है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियाया ने लड़की के बालों को सहलाया और हंसते हुए कहा, भाई, एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां हम आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि सीख सकते हैं। उस समय जब तक हम अपनी ऊर्जा को छिपा सकते हैं तब तक हमें कोई नहीं खोज पाएगा। वास्तव में? बेशक। भविष्य में हमें ऊर्जा डिटेक्टरों का उपयोग कम करना होगा क्योंकि फ्रीजा ने शायद इस पर मॉनिटर लगाए होंगे। ज़ीलिंग को गंभीरता से सिर हिलाते देख ज़ियाया को हंसी आ गई क्योंकि उसे पता था कि उसने उसकी बातें सुन ली है। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आए उसे 5 साल हो चुके हैं। अपनी सयान पहचान के लिए उसे इसके प्रति कुछ भी महसूस नहीं होता। उसे सिर्फ रेबेका दंपत्ति और ज़ीलिंग की चिंता है। रात के खाने के बाद शियाया ने ज़ीलिंग से प्रशिक्षण शुरू करने की मांग की। हालांकि उनकी खुद से सीखी और बनाई गई प्रशिक्षण पद्धति बेहद कच्ची है, फिर भी यह ताकत के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। शायद दबाव महसूस करने के कारण जब ज़ीलिंग ने प्रशिक्षण लिया तो वह पहले से भी अधिक मेहनती थी। लेकिन शियाया ने अंतरिक्ष महाशक्ति विकसित करने पर और भी अधिक ध्यान दिया। वह जल्द से जल्द तत्काल संचरण क्षमता को पूर्ण करना चाहता है। इसलिए जब वह मिल्की वे, हार्मनी, पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित नीले रंग के ग्रह पर जाता है तो उसे अंतरिक्ष यान का उपयोग करने और फ्रीजा के ध्यान से बचने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी तत्काल संचरण क्षमता ग्रह यार्डाट की तत्काल संचरण गुप्त तकनीक से अलग है। एक तकनीक है जो आंदोलन के लिए उसकी महाशक्ति का उपयोग करने पर निर्भर करती है, जबकि दूसरी गुप्त तकनीक, हालांकि, समृद्ध ब्रह्मांड विज्ञान, अराजकता सिद्धांत और यहां तक कि अंतरिक्ष संरचना के संयोजन का उपयोग करके विकसित की गई है। इसलिए शियाया ने लगातार अपनी महाशक्ति विकसित की, तभी वह धीरे धीरे इस चाल को पूर्ण कर सकता है। यह ईस्ट सुप्रीम काई के अधीनस्थ किबिटो 2 के इंस्टेंट ट्रांसमिशन से थोड़ा मिलता जुलता है। हालांकि किबिटो के इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तुलना में उसके इंस्टेंट ट्रांसमिशन में काफी बड़ी खामी है। हर बार जब वह इस महाशक्ति का उपयोग करता है तो उसे शुरुआती और गंतव्य बिंदु के निर्देशांक संबंध को सटीक रूप से जानना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी गलती और बाहरी अंतरिक्ष में खो जाएगा। यदि वैज्ञानिक व्याख्या की जाए तो उसकी महाशक्ति एक क्षण में बाह्य अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं के बीच एक सुरंग खोल देती है। जब मुझे भविष्य में अवसर मिलेगा तो मुझे ग्रह यार्डाट के इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी फ्यूज करना होगा। ग्रह यार्डाट द्वारा इंस्टेंट ट्रांसमिशन की दिशा निर्धारित करने के लिए की के उपयोग का लाभ बहुत स्पष्ट है। भले ही यह क्षमता तब सीमित हो जाती है जबकि प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग करते समय यह ऊर्जा की खपत नहीं करता है। इस बिंदु पर शियाया की अंतरिक्ष महाशक्ति अपर्याप्त है। खैर, केवल इतना ही कह सकते हैं कि प्रत्येक की अपनी योग्यता है। अध्याय 12 पृथ्वी पर पहली बार आगमन। अनुवादक डीएम। ग्रह सेल्मा, एक विशाल निर्जन पठार पर पतली दरारों से ढकी हुई मौसम की मार झेल रही चट्टानें हर जगह बिखरी हुई थीं। थोड़ी ही दूर पर एक छोटी लड़की जो 5 से 6 साल की लग रही थी, पसीने से लथपथ होकर मुक्का मारने और लात मारने का अभ्यास कर रही थी। और पठार के शिखर पर एक मानव की छोटी सी छाया जमीन से 3 मीटर ऊपर तैर रही थी, जबकि आसपास की चट्टानें एक लय में ऊपर नीचे हिल रही थीं। कच! अचानक शिखर पर वायुमंडलीय दबाव हिलने लगा, भयंकर रूप से हिलती हवाएं एक दूसरे के खिलाफ धक्का देने लगीं और एक चरमराहट की आवाज पैदा करने लगीं। चट्टानें हिलने लगीं और ऊपर पतली दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका! अचानक चट्टानें फट गईं और धूल के बादल में बदल गईं, गायब हो गईं। लेकिन उस जगह पर एक भयावह गहरे लाल रंग की दरार दिखाई दी जो लोगों को भयभीत कर सकती थी। अंधेरी और ठंडी दरार समय समय पर बर्फीली बिजली के साथ टिमटिमाती थी, बिल्कुल किसी क्रूर जानवर के खुले खूनी मुंह की तरह। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब कुछ निगल जाना चाहता है। वह दरार अंतरिक्ष से फूटती हुई एक रेखा थी और उसमें बिजली की सब कुछ नष्ट कर देने वाली ध्वनि भरी हुई थी।
फैल जाओ। एक हल्की चीख गूंजी और हवा में भयावह दरार कई बार कांप उठी, गायब होने के लिए बेहद अनिच्छुक। शियाया ने गायब हो रही दरार की ओर अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश की। अचानक उसका शरीर एक घने और हल्के सुनहरे रंग की चमक के साथ एक धरती को हिला देने वाली गति में चमक उठा और फिर घूमता हुआ बवंडर और आसपास की धूल बिखर गई। बीप बीप इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी और डेटा की एक श्रृंखला उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। 2530 युद्ध शक्ति। 2500 से अधिक युद्ध शक्ति, जो एक वयस्क मध्यस्तरीय योद्धा के बराबर है। शियाया ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा मोड़ा और गहरी सांस ली, जबकि टर्बिट की बाहर निकल गई। इन कुछ वर्षों में बिना किसी प्रयास के और असंख्य कष्टों को झेलते हुए उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही सेल्मा ग्रह पर पहुंचने से पहले की तुलना में 5 गुना बढ़ गई थी। केवल एक चीज जो सबसे भयावह है, वह उसकी युद्ध शक्ति नहीं बल्कि उसकी 2 अथाह महाशक्तियां हैं। लंबे समय तक विकास के बाद वह पहले से ही अपने अंतरिक्ष महाशक्ति का उपयोग करने में कुशल हो गया है और उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन स्पेस स्प्लिट के आधार पर एक नई चाल भी विकसित की है। यह चाल बहुत ही भयानक है क्योंकि लोगों के लिए इससे बचाव करना असंभव है। इसकी व्यावहारिक प्रकृति समय निलंबन के बराबर हो सकती है। ऊर्जा डिटेक्टर को घुमाते हुए उसने अंतहीन विशाल पठार को देखा। यह ग्रह सेल्मा के पश्चिमी भाग में स्थित गोबी रेगिस्तान है। धरती को ढकने वाली पीली पत्थर की बजरी, बह रही हवा, हर जगह पीली रेत घूम रही है और यह सब देखकर उसके दिल में एक तरह की वीर भावना अनायास ही उभर आई। सेल्मा ग्रह पर आए 3 साल हो चुके हैं। अब आखिरकार वहां से जाने का समय आ गया है। यह विचार उसके हृदय में कौंधा और अचानक उसका शरीर शिखर से अदृश्य हो गया। पठारी समतल भूमि पर जीलिंग अभी भी अपने हाथ और पैर हिला रही थी, जो पूरे स्थान पर बह रहे थे, और ऊर्जा परस्पर वातावरण के विरुद्ध धक्का दे रही थी, जिससे फुफकारने की आवाज निकल रही थी। पसीने की बीन के आकार की बूंदें उसके बालों के साथ जमीन पर टपक रही थीं और भाप छोड़ रही थीं। उसके सुंदर बाल हवा में लहरा रहे थे, जो एक रिबन से बंधे थे, जबकि पसीने की बूंदों से भीगे कई बाल उसके छोटे से चेहरे पर चिपके हुए थे। हुआ। विशाल विस्तार की हवा की लहरें उछलने लगीं और जीलिंग का केंद्र हिलने लगा। केंद्र पर वायुमंडलीय दबाव बार बार कम होने लगा। विशाल विस्तार पर धूल ऐसी थी मानो धरती को हिला देने वाला रेगिस्तानी तूफान आ गया हो और उसने सब कुछ अपने में समा लिया हो। निरंतर बढ़ती गति के साथ जीलिंग ने अपनी मुट्ठी और पैर हिलाए और हवा के फटने की दबी हुई आवाज लगातार ऊपर नीचे होती रही और कई 100 मीटर की सीमा में आसपास का इलाका तुरंत उबलते पानी से भरे बर्तन जैसा दिखने लगा। टकराना। ऊपर हवा में एक छाया दिखाई दी। उसके बाद वह स्वतंत्र रूप से नीचे गिर गई और हल्के से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। एक पल में अप्रत्याशित रूप से तूफान तितर-बितर हो गया। प्रचंड तूफान गायब हो गया और उस क्षण भर में रेत और पत्थरों से भरा आकाश गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभावित हुआ और एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़ा। जियाया के पैर जमीन पर गिर गए और फिर वह जीलिंग की ओर बढ़ गया। भाई, जीलिंग ने नाराज चेहरे के साथ चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से अपने प्रशिक्षण में बाधा डालने के लिए जियाया के प्रति नाखुश महसूस कर रहा था। शियाया ने हंसते हुए बिना किसी की परवाह किए अपने शरीर से रेत झाड़ते हुए कहा, अच्छा, नाराज मत हो। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि हम इस ग्रह को छोड़ रहे हैं। यह सुनकर जीलिंग की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी अच्छी हो गई और कुछ ही देर बाद उसने पूछा, भाई जियाया, आपकी महाशक्ति प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। हमें अंतरिक्ष यान की सवारी नहीं करनी है। वर्तमान में जीलिंग की मानसिकता पहले से ही परिपक्व हो चुकी है और वह जानती है कि उसे पर्याप्त ट्रम्प कार्ड हासिल करने होंगे और उन पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा वेजेटा और फ्रीजा। और राजा वेजेटा से इसे छिपाने का मतलब है उनकी युद्ध शक्ति को छिपाना और इसके लिए उन्हें दूर की धरती पर जाना होगा। जियाया ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हाँ, अगर मैं अपनी महाशक्ति का पूरी ताकत से उपयोग करते हुए तुम्हें ले जाऊं तो हम जल्दी से पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। हम कब निकलेंगे? जब हम अपना अंतरिक्ष यान सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, तब हम कभी भी निकल सकते हैं। जीलिंग ने अपना सिर हिलाया और दबे पांव चली, जबकि उसका शरीर आकाश में उड़ गया और उनकी निवास घाटी की ओर उड़ चला। पीछे चल रहे शियाया ने छोटी लड़की के निर्णायक तरीके को देखकर वहीं खड़े होकर सिर हिलाते हुए कहा, छोटी जीलिंग बड़ी हो गई है, अब लोगों से चिपकती नहीं है। वह बचपन की तरह प्यारी क्यों नहीं है? उसने सोचा था कि जीलिंग आमतौर पर उसके पीछे पीछे चलती थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा उसके साथ रहना चाहिए। वह कैसे ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र होती जा रही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैंने उसे पाला था तब कुछ गलत था, या फिर सयान का अलग थलग स्वभाव बहुत ज्यादा प्रमुख है? 3 साल तक छोटी सी घाटी में रहने के बाद जब शियाया ने पुष्टि की कि दोनों अंतरिक्ष यान ठीक से रखे गए हैं, तो उसने एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा पाया और उसका इस्तेमाल गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए किया। यह सब खत्म करने के बाद जियाया ने जीलिंग का छोटा हाथ खींचा और कहा, मुझे कसकर पकड़ो, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करूंगी। जीलिंग ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। शियाया ने अपनी बाह खोली और जीलिंग की कमर को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसके दूसरे हाथ की 2 उंगलियां आपस में जुड़कर उसकी भौहों के बीच दब गईं। उसका पूरा शरीर असाधारण रूप से गंभीर था। एक विचार के साथ एक अजीब सी लहर तुरंत उनके चारों ओर लिपट गई। कुछ ही क्षणों के बाद एक रोशनी चमकी और दोनों लोग शांत घाटी के बीच से बहुत दूर गायब हो गए। विशाल ब्रह्मांड में सुंदर धुंधली आकाशगंगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर नीचे की ओर बह रही थी।
कई सितारे क्रिस्टल की तरह चमकते और झिलमिलाते थे, बड़े और छोटे सितारे इकट्ठा हो रहे अंधेरे को सजाते थे और हीरे जैसी चमक के साथ लगातार चमकते रहते थे। पृथ्वी, आकाशगंगा, हार्मनी के उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक नीला ग्रह था। पृथ्वी को निम्न स्तर के ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे कोई भी जाति महत्व नहीं देती थी, क्योंकि अगर पृथ्वी पर सभी मानव जाति के पास एक बंदूक भी होती तो उनकी सैन्य शक्ति की तुलना केवल एक दर्जन या उससे अधिक तलछट से की जा सकती थी। लेकिन ऐसे एक साधारण ग्रह पर सबसे शानदार मार्शल आर्ट है। उसी समय उत्तरी गोलार्ध के क्यूलिन क्षेत्र में मध्य हवा में टिमटिमाते तारों की तरह एक चमकदार चमक दिखाई दी। चमक के बाद दो व्यक्ति अचानक हवा में दिखाई दिए और फिर बिना किसी चेतावनी के तेजी से हवा से नीचे गिर गए। वाह! जियाया जमीन पर गिर पड़ा और लेटते समय उसने अपना मुंह खोला और लालच से हवा में एक और प्राणवायु छोड़ दी। अफसोस, गलत अनुमान लगाया। हम अंतरिक्ष में लगभग खो ही गए थे, भविष्य में फिर से इतना लापरवाह नहीं हो सकते। शियाया को अपने दिल में गुस्सा आ रहा था। हालांकि उन्हें अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के निर्देशांक मिल गए थे, फिर भी उसने अंतरिक्ष में छलांग लगाने की कठिनाई को कम करके आंका। अगर किस्मत अच्छी न होती तो वे ब्रह्मांड के बीच में अपना रास्ता लगभग खो चुके होते। रास्ते में शियाया ने स्थानांतरण करते हुए कई ग्रहों को पार किया और आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। इस बड़े पैमाने पर तत्काल संचरण की खपत आश्चर्यजनक थी। हालांकि यह एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक का स्थानांतरण था, लेकिन पूरी प्रक्रिया में शरीर की सारी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई और वे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही लगभग मर गए। भाई शियाया, आपको भविष्य में फिर से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने पर विचार करना पड़ सकता है। जीलिंग ने धीरे से एक वाक्य बोला और उसके तुरंत बाद आसपास के वातावरण को देखा। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह वही ग्रह पृथ्वी है जिसके बारे में आपने बात की थी। इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रह वेजिटा का केवल 1/10वां हिस्सा है और यह ग्रह सेल्मा से भी तुलनीय नहीं है। क्या वास्तव में इसमें रहस्यमय मार्शल आर्ट और प्रशिक्षण पद्धति है? थोड़ी देर आराम करने के बाद शियाया की शारीरिक शक्ति वापस आ गई। वह खड़ा हुआ और बोला, यह सही है और पृथ्वी को नीचे मत देखो। हालांकि यह केवल एक निम्न स्तरीय ग्रह है, लेकिन उनका मार्शल आर्ट सिद्धांत सरल नहीं है। अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें तो राजा वेजिटा की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने हाथ की एक झलक से फ्रीजा को भी नष्ट कर सकते हैं। जीलिंग की आंखों की पुतलियां हिलने लगीं। उसने अपने भाई को किसी ग्रह की इतनी प्रशंसा करते कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि इस ग्रह में वास्तव में कुछ सकारात्मक बिंदु हैं। शियाया ने आसपास का नजारा देखा और कहा, हमें सबसे पहले अपने कपड़े बदलने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, फिर हम जाकर प्रशिक्षण के लिए जगह तलाशेंगे। अध्याय 13 कोरिन की पवित्र भूमि। अनुवादक डीएम। नीला आकाश साफ था और हवा चल रही थी। नीला आकाश एक आदर्श दर्पण की सतह की तरह था और सूर्य की रोशनी जंगल की छतरी के माध्यम से कई चमकीले स्थानों का निर्माण कर रही थी। घने हरे जंगल में सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे कुछ दुबले-पतले जानवर डरकर जंगल की गहराई में भाग गए। जिस स्थान पर शियाया और शिलिंग उतरे थे, वहां से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तथा कई शुद्ध सफेद बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा शहर था जिसमें मनुष्य रहते थे। हालांकि शहर और जंगल की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर थी, लेकिन पहाड़ों से अलग ऊंचे ऊंचे शुद्ध सफेद बर्फीले पहाड़ सीधे खड़े थे। शिकारियों के अलावा जो साल भर पहाड़ों के बाहर जाते हैं, छोटे शहर के लोग शायद ही कभी पहाड़ों के पार जाते थे और अपना जीवन शांति और सुकून से बिताते थे। गर्म धूप हर जगह चमक रही थी और बर्फ और हिम धीरे धीरे पिघलने लगे। इस समय बर्फीले पहाड़ के दूसरी तरफ आसमान में 2 सीधी रोशनी की किरणें चमक रही थी। शियाया और जीलिंग उस छोटे से शहर में प्रवेश कर चुके हैं जहां इंसान घूम रहे थे। जमीन पर उतरकर आगे की ओर देखा तो उन्हें खेत में ट्रैक्टर से काका की आवाज आती हुई दिखी। कंधे पर कुदाल लिए एक किसान खेत में चहल पहल से घूम रहा था। अपनी आंखों के सामने यह जाना पहचाना नजारा देखकर शियाया को एक पल के लिए अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई और उसके दिल में एक अलग ही भावना उमड़ पड़ी। भले ही दुनिया बदल गई हो, लेकिन इंसान अब भी वही है। सूर्योदय के समय काम करना और सूर्यास्त के समय आराम करना। लेकिन इस तरह की जिंदगी मुझसे दूर होती जा रही है। जियाया ने हल्के से मुस्कुराते हुए देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यह वह जिंदगी नहीं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। एक नीरस जीवन जीने के बाद जिसमें वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। शियाया का मानना है कि वह अपनी किस्मत को समझना चाहता है और इस दुनिया में नहीं डूबना चाहता। एक मजबूत व्यक्ति का रास्ता चलना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। शियाया ने चमकती आंखों से दूर तक देखा और दृढ़ता से सोचा कि वह वास्तव में जो चाहता है वह विशाल तारों वाले आकाश में अंतहीन रूप से आगे बढ़ना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य वास्तव में ऐसे दिखते हैं। अगर उनकी पूंछ होती तो वे साईं जैसे दिखते। जीलिंग कुछ हद तक हैरान था। विशाल ब्रह्मांड असाधारण चीजों से भरा है। इतने दूर के तारों वाले आकाश के दक्षिणी भाग में अप्रत्याशित रूप से साईं के समान एक जाति है। उसने दूर स्थित मानव जाति का परीक्षण करने के लिए ऊर्जा डिटेक्टर निकाला, लेकिन जब प्रदर्शित डेटा केवल 1 अंक की संख्या थी तो वह नाराज हो गई। उसने एक बार फिर परीक्षण किया और फिर भी 1 अंक की संख्या प्रदर्शित हुई, जिसका अर्थ था कि उच्चतम युद्ध शक्ति 7 अंक से अधिक नहीं है। डिटेक्टर को बंद करते हुए जीलिंग ने तिरस्कार के साथ कहा, इतनी कम युद्ध शक्ति। वे वास्तव में एक घटिया जाति हैं, प्रभावशाली दिखते हैं लेकिन वास्तविक मूल्य की कमी है। भाई शियाया,
अब मुझे संदेह है कि यह ग्रह वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। है, आपको उनकी कम युद्ध शक्ति को नहीं देखना चाहिए। केवल मानवता असाधारण रूप से प्रतिभाशाली जाती है, उनके कुछ मार्शल कलाकारों ने कई रहस्यमय चालों को समझ लिया है जो हमें चाहिए। चलो, हम पहले कपड़े बदलने जाएंगे। जियाया ने उनकी जर्जर युद्ध पोशाक पर नजर डाली और हल्के से मुस्कुराने से पहले कहा। यद्यपि यह युद्ध सूट दादा स्टार की तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया था और निस्संदेह शरीर के विकास के साथ लचीला था, लेकिन अब यह पहनने के लिए अनुपयुक्त हो गया था। बातचीत के बाद वे शहर में दाखिल हुए। यद्यपि यह छोटा शहर महानगर से कुछ दूर एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित था, फिर भी इसकी सड़क के दोनों ओर की दुकानें विविधता से भरपूर, उत्कृष्ट ढंग से सजाए गए सामानों से भरी हुई थी। जीलिंग ने इस तरह का सामान पहले कभी नहीं देखा था और एक पल के लिए वह चकित हो गई। वह पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे घूमी जैसे कोई भिखारी और देहाती आदमी पहली बार किसी शॉपिंग सेंटर में प्रवेश कर रहा हो, मानो कोई नई चीज देख रहा हो और उसे अपने हाथों में थामना चाह रहा हो। जब जीलिंग लूटपाट के लिए बल प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था, तो जियाया ने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जीलिंग के चेहरे पर नाखुशी थी। जियाया ने उसकी बाह खींच ली और कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए, लूटने के बारे में मत सोचिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम्हें यह भी सीखना होगा कि सभ्य समाज में कैसे प्रवेश किया जाता है। जियाया ने उसकी ओर देखा और कहा, एक लड़ाकू जाति के रूप में सयान जंगल के कानून का पालन करते हैं। क्रूरता उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन शियाया, हालांकि, नहीं चाहता कि जीलिंग फ्रेजा के समान दुष्ट व्यवहार से संक्रमित हो, बिना कारण हत्या करना और बलपूर्वक लूटपाट करना। यह उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था और न ही यह ब्रह्मांड में जीवित रहने का एकमात्र मार्ग था। चूंकि जीलिंग उसका अनुसरण करती है, इसलिए उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी है। इसके बाद शियाया ने कुछ दुर्लभ जानवरों को मारने के लिए अछूते जंगल में प्रवेश करने के लिए त्वरित संचरण का उपयोग किया और फिर पृथ्वी की मुद्रा के बदले में उनके फर को बेच दिया और इन सिक्कों का उपयोग अपनी दैनिक जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए किया। चूंकि इस समय कैप्सूल कॉर्पोरेशन एक का विस्तार अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए बड़े और छोटे बैग में रखी चीजों को छोटे कैप्सूल में पैक किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने ज्यादा चीजें नहीं खरीदीं और सिर्फ अपने कपड़े बदले, उसके बाद अपने बाल भी संवारे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि थोड़ी सफाई के बाद वे दोनों प्राथमिक स्कूल के बच्चों जैसे दिखने लगे, यदि उनकी पीठ के पीछे भूरी पूंछ न होती। शियाया के ऊपरी शरीर पर सफेद शॉर्ट स्लीव शर्ट और एक अतिरिक्त काली जैकेट है और निचले शरीर पर कैजुअल पैंट है। जीलिंग ने न्यूट्रल टी शर्ट और ग्रे कोट पहना हुआ था और साथ में छोटे साइज की जींस पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत काले बाल पोनीटेल में बंधे हुए नीचे लटक रहे थे, जो युवा लड़की में एक स्त्रीत्व आकर्षण जोड़ रहे थे। बहुत तकलीफदेह, जाहिर है कि सीधे उनके हाथों से छीना जा सकता था, लेकिन फिर भी बहुत सी परेशान करने वाली चीजें करनी होंगी। जीलिंग ने अधीर चेहरे के साथ अपना मुंह बनाया। अपनी आस्तीन खींचते हुए उसने कहा, हमें ये क्यों पहनने हैं? ये कपड़े बिल्कुल भी मजबूत और टिकाऊ नहीं हैं और लड़ाई के दौरान आसानी से खिंच जाएंगे और खराब हो जाएंगे। शियाया ने एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की और जीलिंग के असंतुष्ट भाव को देखा। केवल वह जानता था कि वह वास्तव में अपने दिल में खुश थी, लेकिन अपनी मृत्यु तक भी यह स्वीकार करने से इनकार कर देगी। शियाया ने आसमान की ओर देखा, दिशा तय की और कहा, ठीक है, अब और शिकायत मत करो। इसके बाद हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित मार्शल आर्ट्स के जन्मस्थान कोरिन की पवित्र भूमि पर जाएंगे, जहां कोरिन टॉवर 2 है और हमारा गंतव्य टॉवर के शीर्ष पर है। ठीक है। इसलिए दोनों लोग आकाश में उड़ गए और शिव 2 उज्ज्वल किरणों में बदल गया, जो कोरिन की पवित्र भूमि की दिशा में उड़ रहे थे। कोरिन की पवित्र भूमि की शियाया की यात्रा का उद्देश्य कोरिन से की प्रशिक्षण विधि सीखने के अलावा पृथ्वी की पवित्र उपचार औषधि सेंजू बीन्स 3 प्राप्त करना भी था। ड्रैगन बॉल के शुरुआती चरण में सेंजू बीन्स ने कोई मूल्य नहीं दिखाया और केवल लोगों को भूख कम करने में मदद की। लेकिन बाद के चरण में यह एक जीवन रक्षक जादुई उपकरण बन गया। यह न केवल शारीरिक शक्ति को तेजी से बहाल कर सकता है, बल्कि किसी भी चोट का तुरंत इलाज भी कर सकता है। दुर्भाग्य से ड्रैगन बॉल के बाद के चरण में सेंजू बीन्स का उत्पादन बहुत कम हो गया और बहुत ज्यादा भंडार नहीं बचा। सोन गोकू और टीम को इस बात से नफरत थी कि वे इसे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे, ताकि 2 लोग इसे अलग अलग खा सकें। और वर्तमान में सेंजू बीन्स को अभी भी याजिरोबे 4 द्वारा बर्बाद नहीं किया गया है। पवित्र भूमि कोरिन। कोरिन की पवित्र भूमि पृथ्वी के महान मैदानों के दूसरी ओर स्थित है। उनकी पवित्र भूमि के रूप में कार्य करते हुए कोरिन टॉवर को लंबे समय तक करिंगा जनजाति द्वारा संरक्षित किया गया था। प्राचीन काल में कोरिन की पवित्र भूमि मार्शल आर्ट्स का जन्मस्थान थी। लंबे समय से कोरिन की पवित्र भूमि पर जाकर लगातार कोरिन टॉवर के मार्शल आर्ट मास्टर को चुनौती दी गई थी। हालांकि हाल की सदी में पृथ्वी की मार्शल आर्ट स्थिर हो गई है, जबकि 300 साल पहले और भी अधिक आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन पृथ्वी के मार्शल आर्ट मास्टर्स के दिल में प्रेरणा जलना बंद नहीं हुई है। हर कुछ वर्षों में हमेशा कोई न कोई यहां करेन टॉवर को चुनौती देने के लिए आता रहेगा। आज कैरन टॉवर ने 2 मेहमानों का स्वागत किया। धुंधले दृश्य के बाद उनकी दृष्टि में एक सपाट क्षितिज रेखा दिखाई दी।
शियाया और शिलिंग कोरिन की पवित्र भूमि के शीर्ष पर उड़ गए और दूर से जमीन से उगते हुए लंबे और पतले टॉवर को देखा जो आकाश में उड़ रहा था और बादल और धुंध की परत के बीच विलीन हो रहा था। यह कोरिन टॉवर है, क्या यह बहुत ऊंचा नहीं है? जीलिंग चौंक गया। शियाया भी इस किंवदंती को देखकर आश्चर्यचकित था। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि अगर वह नंगे हाथों से चढ़ाई न करता तो वह कोरिन टॉवर के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्षितिज में फैले उस टॉवर को आकाश में गायब होते देखकर उसके पास पृथ्वी के प्राचीन पूर्वजों की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद केवल एक ईश्वर ही इस महान कार्य को पूरा करने में सक्षम होगा। अध्याय 14 लुकआउट। अनुवादक डीएम। कार्यकाल परिवर्तन। देवता कामी। शियाया और शिलिंग कोरिन टॉवर के नीचे केवल कुछ देर के लिए रुके और फिर वे हाथीदांत के रंग के टॉवर के साथ साथ तेजी से कोरिन टॉवर के शीर्ष की ओर उड़ते हुए आगे बढ़ गए। शीर्ष पर कोरिन टॉवर, चपटा गोलाकार इमारत 1। कोरिन एक छड़ी पकड़े हुए और गंभीर भाव के साथ एक पानी के टब के किनारे खड़ा था और पानी के टब के अंदर जियाया और जीलिंग का कोरिन टॉवर पर तेजी से चढ़ने का दृश्य दिखाई दिया। उनकी ऊपर की ओर चढ़ने की गति बहुत तेज थी। उनके साथ एक बवंडर आया जिसने टॉवर के चारों ओर बादलों की परत को बिखेर दिया। जल्द ही वे टॉवर के शीर्ष के करीब पहुंच गए। आह, ये राक्षस कहां से आ गए? इतनी तेजी से कि वे पहले ही टॉवर के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। यहां तक कि 300 साल पहले का राजा पिकोलो भी उनकी तुलना में बहुत छोटा है। कोरिन के माथे पर पसीना आ गया और वह चलते हुए बार बार अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। इस तरह के मजबूत लोग अचानक पृथ्वी पर आ रहे हैं। पता नहीं यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य। आह, क्योंकि शियाया और जीलिंग अपने शरीर की आभा को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, इसलिए जब वे पृथ्वी पर आए तो कोरिन और यहां तक कि ऊपर कामितीन ने भी उनके अस्तित्व को नोटिस किया था। इतनी मजबूत आभा उत्सर्जित करने वाले दो लोगों को देखकर हैरान होने के अलावा कोरिन और कामी और भी अधिक असहाय थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे भयावह आभा वाले लोगों के बारे में नहीं सुना था जो इतने शक्तिशाली थे कि लोगों को घुटन महसूस होती थी। आह, केवल दूसरे पक्ष से अनुरोध किया जा सकता है कि वह पृथ्वी को खतरा न पहुंचाए। हालांकि इसके बारे में सोचे तो शियाया और जिलिंग की युद्ध शक्ति 2530 और 1980 है, जो कि कामी और कोरिन के लिए कुछ हद तक अकल्पनीय है, जिनकी युद्ध शक्ति केवल 260 है। उन पर प्रभाव बस धरती को हिला देने वाला है। वे आ गए हैं। कोरिन कांप उठा और उसने अपनी नजर पानी के टैंक से हटा ली और देखा कि दो छोटे बच्चे टावर के शीर्ष पर तैर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वे कोरिन टॉवर का परीक्षण इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। वे बहुत ही शक्तिशाली थे। कोरिन कांप उठा और उसने शियाया और जीलिंग के सामने जाने के लिए खुद को तैयार किया। उस समय शियाया ने भी मोटी सफेद बिल्ली को देखा और अपने मन में सोचा, तो यह कोरिन है, मूल काम वाला वही। माना जाता है कि वह पहले से ही 800 साल पुराना है। मुझे नहीं पता कि तुम यहां किस काम से आए हो, कोरिन ने सावधानी से पूछा। इस समय कोरिन टॉवर के ऊपर लुकआउट में कामी भी गंभीरता से नीचे देख रहा था। उसके साथ श्री पोपो भी सावधानी से खड़े थे। अमर कोरिन, मैंने सुना है कि कोरिन की पवित्र भूमि पृथ्वी की मार्शल आर्ट का जन्मस्थान है। हम आज आपसे प्रशिक्षण पद्धति में मार्गदर्शन मांगने आए हैं। शियाया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। कोरिन ने स्पष्ट रूप से आराम किया और कहा, लेकिन मेरी तुलना में आप दोनों की ताकत अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। आप इसे इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि केवल तथाकथित प्रबुद्ध लोग ही शिक्षक हो सकते हैं। किसी जन्मजात कारण से मेरी जाति में जन्म से ही जबरदस्त ताकत है। हालांकि यह हमें अपने शरीर की आभा को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ बनाता है। इसलिए हम की को नियंत्रित करने की विधि सीखने की उम्मीद करते हैं। जियाया ने स्थिति को समझाना जारी रखा। वह कोरिन को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकेगा क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति केवल 200 है, क्योंकि वह 800 से अधिक वर्षों से जीवित है और कामी की तुलना में वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा है। उसके अनुभव बहुत अधिक हैं। कोरिन ने सुनने के बाद राहत की सांस ली और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ओह, जब बात ऐसी है तो मुझे आपकी असली ताकत देखने दो। यद्यपि अनजाने में रिसने वाली आभा से वह उनकी शक्ति का अनुमान तो लगा सकता था, लेकिन वे किस सीमा तक शक्तिशाली हैं, यह तो उसकी इंद्रियों द्वारा अनुभव करने के बाद ही पता चल सकता था। मैं पहले जाऊंगा, जियाया ने अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को प्रेरित करते हुए कहा। अचानक उसके शरीर से एक जबरदस्त आवेग निकला, जो बाद में प्रचंड हवा के झोंके में बदल गया और कोरिन टॉवर पर आसपास की चीजों को अस्थिर रूप से उड़ाने लगा। यह कोरिन शियाया से निकलती आभा देखकर दंग रह गया। जब शियाया ने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई थी तो उसके द्वारा उत्सर्जित आभा इस आभा की तुलना में नगण्य और फीकी थी। उसने कभी इतनी शक्तिशाली आभा नहीं देखी थी कि उसका शरीर हिल भी न सके। बस इतना ही काफी है। जियाया की आभा गायब होने के बाद उसने पाया कि उसके आसपास की चीजें हवा के प्रवाह से अस्थिर रूप से उड़ रही थीं। अगली बारी मेरी है, जीलिंग ने धीरे से कहा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि इस मोटी सफेद बिल्ली में जियाया द्वारा बताई गई कोई क्षमता है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला। तुरंत कोरिन टॉवर पर एक और क्रूर और विशाल आभा दिखाई दी। जियाया की तुलना में उसकी आभा कई गुना कमजोर हो सकती है, लेकिन यह कोरिन को चकित करने के लिए पर्याप्त थी। बस तुम मुझे नहीं पता तुम कहां से आए हो, एक एक करके ताकत बस डराने वाली है।
कोरिन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और फिर अपनी मूल जगह पर आगे पीछे घूमते हुए कहा, मेरे पास वास्तव में कुछ प्रशिक्षण विधियां हैं, केवल आप दोनों को शुरुआत से प्रशिक्षण शुरू करना होगा। लेकिन आपकी ऊर्जा पहले से ही इतनी शक्तिशाली है और इसे दबाना कोई आसान बात नहीं होगी। ऊर्जा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, वह उतनी ही अधिक दबंग होगी और उसे पूर्णतः नियंत्रित करने की इच्छा करना और भी अधिक कठिन होगा। और विशेष रूप से कोरिन की प्रशिक्षण पद्धति का अभ्यास करने के लिए शुरुआत से प्रशिक्षण शुरू करने की आवश्यकता होती है, जो इसे बहुत कठिन बना देता है। यह समस्या है, मुझे इसे हल करने दो, बगल से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। कोरिन ने अपना सिर घुमाया। अनजाने में कोरिन टॉवर के बाहर 2 लोग प्रकट हो गए, कामी एक छड़ी पर झुका हुआ और मिस्टर पोपो अपने उड़ने वाले कालीन पर मध्य हवा में मंडराते हुए। कामी, कोरिन का गला हिल गया। निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली व्यक्ति पृथ्वी पर प्रकट हुआ, फिर भी कामी खुद को प्रकट करने से नहीं रोक सका। नमस्ते, दूर से आए 2 दोस्त। मैं पृथ्वी का संरक्षक हूं। शायद स्वर्गीय क्षेत्र से हम लोगों के पास आपकी मुश्किल परिस्थिति में आपकी मदद करने का कोई तरीका हो। कामी के बूढ़े चेहरे पर एक नेकदिल मुस्कान दिखाई दी। जियाया ने भी इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में हम कामी को परेशान करेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आप दोनों को लुकआउट पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कामी ने अपना सिर हिलाया और अंततः अपने दिल की चिंता को दबा दिया। जब तक दूसरा पक्ष बुरा नहीं है, तब तक पृथ्वी के लिए उनके साथ अच्छे कर्मों को जोड़ना बुरा विचार नहीं हो सकता। कामी ने कोरिन की ओर मुड़कर कहा, कोरिन, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, तुम भी मेरे पीछे आओ। हाँ, कोरिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुककर उड़ते हुए कालीन पर कदम रखा। लुकआउट कोरिन टॉवर के ऊपर है, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे या? बेशक, हम वहां एक साथ उड़ेंगे। जियाया बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे 3 लोगों, कोरिन, कामी और मिस्टर पोपो द्वारा सलाह दी जाएगी। उसे यकीन था कि जल्द ही वह की के रहस्यों को जानने में सक्षम होगा। शिलिंग, चलो। उसने जीलिंग का हाथ खींचा और शिव ऊपर की ओर उड़ गया और फिर बादलों की परत दर परत गरज और बिजली से भरे लुकआउट की दिशा में उड़ गया। वे आसमान में गगनचुंबी अर्धगोलाकार लुकआउट पर पहुंचे। यह एक लाल रंग की इमारत थी। यहां हवा पतली थी, दबाव कम था और तापमान भी नीचे की तुलना में कम था। जीलिंग ने कहा, क्या यहां अभी भी ऐसी कोई जगह है? उसे आखिरकार धरती का जादू महसूस होने लगा था। हालांकि इस ग्रह पर जीवन शक्ति बहुत कम है, लेकिन चाहे वह कोरिन टॉवर हो या लुकआउट, वे यहां मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। शायद यहां वास्तव में रहस्यमय मार्शल कलाकार हैं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ ही देर बाद कामी और कोरिन भी आ गए। तुम दोनों थोड़ी देर यहीं रुको, कामी ने विनम्रता से कहा और फिर मिस्टर पोपो की ओर मुड़ते हुए उन्हें निर्देश दिया, मिस्टर पोपो, जाकर वजनदार कपड़े ले आओ। श्री पोपो ने जवाब दिया और लुकआउट में प्रवेश किया। जल्द ही वह अपने हाथों में नारंगी मार्शल आर्ट के 2 सेट कपड़े पकड़े हुए बाहर आ गए। कामी ने परिचय देते हुए कहा, ये दोनों वस्तुएं अतीत में मार्शल कलाकारों द्वारा उपयोग के लिए तैयार की गई थीं, जो लुकआउट को चुनौती देने आए थे। वे बहुत भारी हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लगभग 15 गुना ज्यादा। मैंने पहले सोचा था कि वे हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। शियाया ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ मार्शल आर्ट के कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। तुरंत ही एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण ने उस पर काम किया, जिससे उसे चलने में कठिनाई हुई। इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, मेरे पूरे शरीर पर ऐसा लगता है जैसे सीसा डाल दिया गया हो। जियाया चौंक गया और कई कदम आगे बढ़ गया। उसके बाद उसके माथे पर पसीना आने लगा, सांस भी कुछ तेज हो गई। यह जानना जरूरी है कि सेयन ने अपना जीवन वेजिटा ग्रह पर 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के साथ जिया है, इसलिए उनमें गुरुत्वाकर्षण के प्रति स्वाभाविक अनुकूलन क्षमता है। हालांकि 15 गुना गुरुत्वाकर्षण अभी भी कुछ हद तक भारी है। मूल कार्य में जब सोन गोकू ने ग्रह नामिक का दौरा किया, तो उसने 20 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना शुरू कर दिया। उस समय सोन गोकू की युद्ध शक्ति क्या थी? अपने सामान्य रूप में उसके पास 8000 से अधिक युद्ध शक्ति थी, जो जियाया की 2530 युद्ध शक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी। अतः वर्तमान 15 गुना गुरुत्वाकर्षण ने पहले ही शियाया और जीलिंग पर कुछ दबाव डाल दिया है। दूसरी ओर जब जीलिंग ने भारी कपड़े पहन लिए तो उसकी हरकतें अचानक सुस्त हो गईं। अध्याय 15 प्रशिक्षण। अनुवादक डीएम। कार्यकाल परिवर्तन। देवता कामी। जादुई प्रभाव वाले भारी कपड़े पहनने के बाद शियाया का शरीर एक जादुई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ढका हुआ लग रहा था, जिससे उसे अपनी कोशिकाओं पर अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। नतीजतन वह जब चाहे अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था और उसकी बढ़ती युद्ध शक्ति तुरंत कमजोर हो गई। ठीक उसी तरह जैसे फ्रेजा ने अपने शरीर में परिवर्तन करके अपने अंदर की अनियंत्रित ऊर्जा को दबा दिया था। ऊर्जा के विशाल बहुमत से छुटकारा पाने के बाद वह ऊर्जा जो वास्तव में शियाया द्वारा नियंत्रित की जा सकती थी, बहुत कम हो गई। इस ऊर्जा को नियंत्रित करना पहले की तुलना में बहुत अधिक सरल हो गया है। उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर, हालांकि कुछ कठिनाई के साथ, और उनकी लड़ने की शक्ति अभी भी दृढ़ और डरावनी थी। कामी भावनात्मक रूप से भावुक हो गया, उसकी गहरी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन दोनों को मार देगा, जबकि उनकी शक्ति में भारी कमी आ गई है।
क्योंकि वह जानता है कि यह असंभव होगा। हालांकि उनकी वर्तमान शक्ति का उपयोग भारित कपड़ों के भारी वजन को संतुलित करने के लिए किया जा रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके शरीर में मौजूद शक्ति गायब हो गई थी, जबकि वास्तव में यह उनके शरीर के अंदर ही छिपी हुई थी, बस इतना ही। और एक ईमानदार परमेश्वर होने के नाते वह उसे ऐसा घिनौना काम करने की इजाजत नहीं देगा। इसे पृथ्वी के लिए एक अच्छा कर्म बांधने के रूप में माना जा सकता है। शायद किसी दिन पृथ्वी को उनकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कामी ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए मन ही मन सोचा, जबकि एक फीकी आवाज धीरे धीरे ऊपर आई। दो आगंतुक, श्री पोपो और कोरिन अब आपको प्रशिक्षण देंगे। मुझे आशा है कि वे आपकी कुछ हद तक सहायता कर सकते हैं। मैं शियाया हूं और मेरी तरफ से यह बच्चा जीलिंग है। तो अब से हम तुम दोनों को परेशान करेंगे। शियाया ने विनम्रता से कोरिन और मिस्टर पोपो की ओर सिर हिलाया। उसके छोटे से चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। यद्यपि उसके शरीर के अंदर की शक्ति कम हो गई है, लेकिन कम होती शक्ति का अर्थ यह है कि वह उसे और भी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोरिन ने अपने हाथ के बालों को चाटा और अपनी दाढ़ी को छुआ और फिर मन ही मन अनुमान लगाया, ये बच्चे किस नस्ल के हैं। वे 15 गुना ज्यादा वजन भी झेल सकते हैं। मैं कई सालों से जिंदा हूं, लेकिन मैंने इस तरह के लोगों को नहीं देखा है। उस समय श्री पोपो, जो किनारे पर खड़े थे और शुरू से ही एक भी शब्द नहीं बोले थे, वहां चले आए। उनकी दो स्पष्ट और शांत आंखें शियाया और जीलिंग को देख रही थीं, जबकि उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, आप पहले कुछ समय के लिए प्रशिक्षण के लिए कोरिन का अनुसरण करें। जब आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में काफी अच्छे हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि क्या है, तो श्री पोपो आकर आपको सिखाएंगे। ठीक है। आहा कोरिन, अब मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। कामी अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुक गया और अपने पुराने झुर्रीदार चेहरे के साथ जियाया और जीलिंग को गुड लक कहा। उसके बाद लुकआउट के अंदर वापस जाने के लिए मुड़ गया। कामी के जाने का इंतजार करने के बाद कोरिन ने कुछ देर तक दोनों बच्चों को देखा जो बाहर से युवा लग रहे थे, लेकिन जिनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। साथ ही वह यह भी सोच रही थी कि उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए। इसके तुरंत बाद कोरिन ने न जाने कहां से दो छोटी घंटियां निकाली और फिर उन्हें पकड़कर जीलिंग और जियाया के शरीर पर बांध दिया। उसने एक बार फिर पानी की बोतल निकाली जिसे उसने अपनी लकड़ी की छड़ी के ऊपर लटका दिया। यह सब खत्म करने के बाद कोरिन ने अपने बालों को सहलाते हुए गंभीरता से कहा, अगला, आपको मेरी लकड़ी की छड़ी से लटकी हुई यह पानी की बोतल छीननी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, मेरे सोने का फायदा उठाकर या जब मैं अनुपस्थित हो। आप जो भी तरीका अपनाते हैं, अगर आप इस पानी की बोतल को छीन लेते हैं तो आपको पास माना जाएगा। मेरी एक ही शर्त है, जब भी आप कोई काम करें तो आपको हमेशा ये दो छोटी घंटियां पहननी होंगी। इसके अलावा आप इस घंटी से जरा सी भी आवाज नहीं आने देंगे, नहीं तो इसे विफलता माना जाएगा। सुनने के बाद शियाया ने अपना सिर हिलाया। यह प्रशिक्षण पद्धति आमतौर पर वही पद्धति है जिसका उपयोग कोरिन ने मूल कार्य में सोन गोकू को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। केवल उस पद्धति की तुलना में वर्तमान कोरिन ने और भी अधिक सख्त पद्धति अपनाई है। छोटी घंटी ने अचानक प्रशिक्षण के कठिनाई स्तर को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। छोटी घंटी चलते समय एक भी ध्वनि नहीं कर सकती, और ऐसा होने के लिए उन्हें कम से कम तथाकथित हृदय को शांत जल की तरह और आकाश की तरह शांत की स्थिति प्राप्त करनी होगी। यह कहा जा सकता है कि कठिनाई का स्तर बहुत बड़ा हो गया है। इस प्रकार का प्रशिक्षण सूक्ष्म रूप से की के सार पर नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। दरअसल वह पहले भी इस विधि से प्रशिक्षण ले चुका था, लेकिन पता नहीं क्या था कि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अंत में छोटी घंटी हमेशा उसके शरीर की हरकतों से प्रभावित हो जाती थी। वह अंत तक भी मुख्य बात को समझ नहीं पाया था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो की को समझ सके और संकेत दे सके। दरअसल की एक तरह की ऊर्जा है, वह शक्ति जो हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है। बस उनमें से ज्यादातर लोग इसकी प्रकृति को नहीं जान पाते, और जो जान पाते हैं वे इसका इस्तेमाल सिर्फ असभ्य और बर्बर तरीके से ही कर पाते हैं। कोरिन की विधि सरल लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। इस क्षेत्र में पृथ्वीवासी ब्रह्मांड के लोगों से कहीं बेहतर हैं, और जियाया भी इस बार इसे सीखने के लिए पृथ्वी पर आई है। अमर कोरिन, चलो शुरू करते हैं। जियाया ने कोरिन की ओर अपना सिर हिलाया और फिर जीलिंग के साथ मिलकर पानी की बोतल छीनना शुरू कर दिया। हालांकि कोरिन का प्रशिक्षण सरल लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसे शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इसका कठिनाई स्तर बिल्कुल भी छोटा नहीं था। हर बार जब शियाया हिलता है तो यह व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि छोटी घंटी रिंग 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 ध्वनि जारी करेगी। छोटी घंटी को ध्वनि न करने देने के लिए उन्हें अपने शरीर की हरकतों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना होगा। और इसके अलावा उच्च ऊंचाई से लुकआउट पर पतली हवा और उनके शरीर पर भारी वजन ने उन्हें पहले ही थका दिया था, और कुछ समय बाद सांस लेने के लिए हांफना पड़ा। थोड़ी देर आराम करने और अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक बार फिर लकड़ी के डंडे के ऊपर लटकी पानी की बोतल छीनने का काम शुरू कर दिया। लेकिन उनका हाथ अक्सर चूक जाता था, और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने देखा कि वे पानी की बोतल छीनने वाले हैं तो कोरिन का शरीर चमक उठता था और फिर से वे चुक जाते थे। देखते ही देखते 6 से 7 दिन बीत गए। लुकआउट पर जीवन बहुत नीरस और उबाऊ था, लेकिन शियाया और जीलिंग इसे झेलने में सक्षम थे। उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ। इन दिनों वे स्पंज के टुकड़े की तरह थे जो पानी को सोख सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट में कोरिन के निर्देशों को लगातार आत्मसात किया और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की दिशा में अपनी समझ का पुनर्निर्माण किया। सहज ज्ञान से वे धीरे धीरे बदल गए और अपने नियंत्रण को नाजुक और गहन स्तर तक बढ़ा दिया। 9वें दिन भी वे पानी की बोतल छीनने की प्रक्रिया में थे, लेकिन पहले दिन की तुलना में उनमें इतना सुधार आ गया था कि छोटी घंटी से कोई आवाज नहीं आती थी। कोरिन ने यह सब देखा था और उसे अंतहीन आश्चर्य महसूस हो रहा था। इन दो लोगों की अमानवीय प्रगति का सामना करते हुए भले ही उसके पास मार्शल आर्ट के बुनियादी कौशल का अच्छा आधार हो, इस समय वह आश्चर्यचकित था। कोरिन इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इस प्रशिक्षण पद्धति का कठिनाई स्तर पिछली प्रशिक्षण विधियों से कहीं ज्यादा है। कोरिन टॉवर पर चढ़ने वाले हर चुनौतीकर्ता से पहले वह उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पानी की बोतल छीनने की विधि का इस्तेमाल करता था और उन्हें इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की जरूरत होती थी। लेकिन घंटी को आवाज न करने देने का यह प्रतिबंध अभी भी पहली बार इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह तरीका आमतौर पर वही तरीका था जो लुकआउट के चैलेंजर्स के प्रति हेवनली रियल में इस्तेमाल किया जाता था। यह काम नहीं करेगा, तुम्हें अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारी सांसें गड़बड़ हैं और लय गलत है, इसलिए तुम्हारी हरकतें तुम्हारी कमियों को उजागर कर रही हैं। कोरिन ने अपने हाथ में पानी की बोतल हिलाई, उसकी 2 बिल्ली जैसी आंखें एक पतली रेखा में सिकुड़ गईं। जैसे कि इस तरह। कोरिन अचानक उनकी ओर मुड़ा और हमला बोल दिया। उसके मुलायम हाथ के पंजे ने उनके शरीर पर पिट्टर पट्टर जैसी आक्रमणकारी ध्वनि उत्पन्न की और 2 परछाइयां 10 मीटर से अधिक दूर तक सीधी उड़ी और फिर कुछ मीटर तक जमीन पर फिसलती रहीं। यदि आप अपनी सांस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने हृदय को शांत करना होगा। स्वर्गीय क्षेत्र में हवा बहुत पतली है और कोई भी अनावश्यक हलचल आपके शरीर पर बोझ बढ़ाएगी। इस प्रकार आपकी सांस प्रभावित होगी। जब आप हृदय को शांत जल की तरह और आकाश की तरह शांत बना लेंगे तो आप अपने शरीर की हर हरकत को नियंत्रित कर पाएंगे। कोरिन ने अपना मोटा शरीर हिलाया और अपनी छड़ी को घसीटते हुए आगे बढ़ा। जादुई रूप से उसकी छड़ी पर रखी पानी की बोतल बिल्कुल भी नहीं हिली और थोड़ा सा भी पानी बाहर नहीं गिरा। जियाया कुछ देर तक सोच विचार कर वहीं खड़ा रहा और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और टपकते पसीने की परवाह किए बिना वह हल्के से चिल्लाया, फिर से आओ। शियाया ने हमला करने की पहल की। वह हवा की तरह आगे बढ़ा और बिजली की तरह ताकतवर था। आसमान में एक नारंगी रोशनी की परछाई चमकी, अचानक कोरिन के सामने आ गई और फिर उसने अपने हमलावर हाथ की दिशा बदलकर छड़ी के ऊपर लक्ष्य की ओर कर दी। कोरिन की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी जगह से हिलने ही वाला था। अचानक कोरिन के चेहरे का भाव बदल गया। उसके सफेद बाल थोड़े सीधे खड़े हो गए। कोरिन की स्थिति से सिर्फ एक कदम दूर जियाया ने अचानक एक बार फिर अपनी मुद्रा बदल दी और एक स्थिर छवि मध्य हवा में बनी रही। उसकी आकृति अजीब तरह से कोरिन की पीठ पर दिखाई दी और एक पतली हथेली लक्ष्य की ओर झपटी। हिस। ऐसे नाजुक समय में छड़ी नीचे की ओर झुक गई और शियाया की हथेली केवल हवा से टकराई। तुरंत कोरिन का मोटा शरीर एक भयंकर आवाज के साथ ऊपर की ओर उछला, जबकि उसका पैर शियाया पर लात मार रहा था। जियाया का शरीर नियंत्रण से बाहर होकर पीछे की ओर गिर गया। कोरिन ने शियाया को पीछे धकेलने के बाद अपनी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। उसकी आंखें अभी भी हिलती हुई पानी की बोतल पर टिकी थीं, जिससे उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ओह, यह बहुत अचानक हुआ। अगर मेरी तेज प्रतिक्रिया न होती तो वह पानी की बोतल छीन लेता। कोरिन ने जियाया की ओर देखा और उसकी आंखें अनिश्चित हो गईं। यह छोटा शैतान लगभग सफल हो गया था। उन दिनों जब कामी लुकआउट पर चढ़ा था, उसे मिस्टर पोपो से छोटी घंटी छीनने में कम से कम 10 साल लगे थे। इन दोनों लोगों के साथ वाकई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ जीलिंग जियाया की हर हरकत पर ध्यान से नजर रख रही थी और जियाया को जल्द ही सफल होते हुए देख रही थी, लेकिन अंत में वह असफल हो जाती है। उसका दिल इस बात पर तरस खाने से खुद को नहीं रोक पाया। साथ ही उसने अपने दिल में कोरिन के पहले कहे गए शब्दों पर गंभीरता से विचार किया। जितना अधिक वह सोचती, उतना ही अधिक उसे लगता कि वे शब्द उसके हृदय में अथाह हो गए हैं। यह ग्रह वनस्पति पर सिखाई गई अवधारणा की तुलना में और भी अधिक गहन है। पृथ्वी वास्तव में एक अविश्वसनीय जगह है। जीलिंग की चमकीली आंखें खुशी से चमक उठीं। शायद जियाया का अनुसरण करके पृथ्वी पर आना सही निर्णय था। फुटनोट: लुकआउट स्वर्गीय क्षेत्र में स्थित है और दिव्य ऋषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पवित्र जल स्थित है। दिव्य ऋषि क्षेत्र वह स्थान है जहां पृथ्वी के पिछले संरक्षकों की कब्रें स्थित हैं और यह स्वर्गीय क्षेत्र के निचले भाग में स्थित है। अध्याय 16 कमजोर पृथ्वी। अनुवादक डीएम। समय बिना किसी सूचना के रेत की तरह चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही शियाया और जीलिंग को कोरिन का प्रशिक्षण स्वीकार किए हुए आधा महीना बीत चुका था। कोरिन के मार्गदर्शन में शियाया और जीलिंग दोनों ने तेजी से तरक्की की। उन्होंने लगातार अपनी कमजोर नींव को मजबूत किया और साथ ही की का मतलब भी समझा और अपने शरीर की को नियंत्रित करना भी सीखा। आधे महीने पहले ही वे अपनी आभा को नियंत्रित करना सीख चुके थे और अब आखिरकार उन्होंने अपनी आभा को प्रदर्शित करना बंद कर दिया था, जैसा कि उन्होंने पहली बार धरती पर आने पर किया था। और फिर 16वें दिन की का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना सीखने के बाद शियाया सबसे पहले कोरिन के हाथों से बोतल छीनने वाली थी, जबकि 19वें दिन जीलिंग ने भी पानी की बोतल छीन ली थी। इस बिंदु पर कोरिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है।
ठीक है, आपके सुधार की दर मेरी उम्मीदों से परे थी। यह अविश्वसनीय था और आपने प्रशिक्षण के इस भाग तक पहुंचने के लिए केवल कुछ दिनों का समय इस्तेमाल किया है। ओह, ठीक है, अब आप भार वाले कपड़े उतार सकते हैं और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके मुझे अपनी शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कोरिन अपने मोटे शरीर को लहराते हुए घसीटते हुए आगे बढ़ी। कोई बात नहीं, जियाया ने खुशी से जवाब दिया और फिर एक तेज आवाज के साथ भारी कपड़े हटा दिए। भारी कपड़े हटाने के बाद उसके पूरे शरीर को ढकने वाला विचित्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी गायब हो गया। क्योंकि उसके शरीर से बेड़ियां अचानक हटा दी गईं, उसके शरीर के अंदर शुरू में दबी हुई शक्ति जाग उठी। क्रैकल। जियाया के पूरे शरीर से तली हुई फलियों जैसी कर्कश आवाज निकली। ची। अचानक उसके शरीर में उमड़ती हुई शक्ति फूट पड़ी और मानो कोई रास्ता ढूंढ रही हो, पागलपन की हद तक बाहर निकल पड़ी। इस समय शियाया को केंद्र में रखते हुए एक जबरदस्त गति तेजी से लुकआउट में फैल गई, मानो शांत आकाश में कोई बम गिरा हो और तुरंत आगे की ओर बढ़ गई, जिससे लुकआउट थोड़ा कांप उठा। अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में उमड़ती ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाया खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान उभर आई। तुरंत ही उसने अपने भावों पर संयम रखा और एक बार फिर से बढ़ती हुई की तरंग को मजबूत कर दिया। वह गति तुरंत मूर्त हो गई, हवा सीटी बजाती हुई मानो माउंट ताई जैसे अतुलनीय दबाव ने सब कुछ ढक लिया हो। कोरिन, जो शियाया से बहुत दूर नहीं था, स्वाभाविक रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वह अपने चेहरे पर अकड़न, शरीर पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा होने और उसकी नसों में खून के साथ दबाव का सामना करते हुए देखा गया, मानो वह एक पल में ही संघनित हो गया हो। बस, जल्दी से अपनी आभा को नियंत्रित करो। कोरिन ने अपनी छड़ी का सहारा लिया और अपने चेहरे पर चल रही हवा को रोकने के लिए अपने माथे के सामने हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाया। 20 दिनों की छोटी सी अवधि में शियाया की युद्ध शक्ति एक बार फिर से छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी, जो कि पृथ्वी पर आने के समय की तुलना में काफी अधिक बढ़ गई थी। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि यह पहले से ही 3000 युद्ध शक्तियों को पार कर गई थी। शुरू से ही प्रशिक्षण के कारण जियाया को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी नींव और भी मजबूत हो गई है। हालांकि वह पहले भी शक्तिशाली था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में खड़े होकर उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि पहले उसे शक्तिशाली होने का जो एहसास था, वह वास्तव में एक दिखावा था, बिल्कुल एक बड़े स्पंज की तरह जो बाहर से बड़ा दिखता है, लेकिन अगर उसे थोड़ा दबाया जाए तो आप पाएंगे कि उसके पास ज्यादा जगह नहीं है। ऐसी ताकत केवल सतही होती है। अगर यह किसी कमजोर व्यक्ति से टकरा जाए तो यह बहुत शक्तिशाली और ताकतवर बन जाती है, लेकिन अगर यह किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से टकरा जाए तो यह हवा से भरे गुब्बारे की तरह फट जाती है। इसी तरह शियाया वर्तमान में ताकत के इस्तेमाल के प्रति गंभीर और स्थिर थी। इस तरह की भावना बहुत अच्छी थी, लगातार प्रगति करने की और फिर से मजबूत बनने की राह पर पहला कदम मजबूती से उठाने की। शियाया, मुझे सच बताओ, ब्रह्मांड में कितने लोग हैं जो तुम्हारी तरह मजबूत हैं? शियाया और जीलिंग की अविश्वसनीय प्रशिक्षण प्रतिभा को देखते हुए कोरिन ने अचानक जिज्ञासा से भरकर पूछा। मेरी तरह? जियाया ने एक पल के लिए शून्य भाव से देखा और फिर सच्चाई से उत्तर दिया, ईमानदारी से कहूं तो मेरी अल्प शक्ति को अभी भी ब्रह्मांड में गिना नहीं जा सकता है। जाइलिंग और मैं प्लैनेट वेजेटा नामक ग्रह से आए हैं। इस पर रहने वाले लोग एक लड़ाकू जाति हैं जिन्हें सयान कहा जाता है। और हम सयानों में सिर्फ मध्यम स्तर के योद्धा हैं और हमसे कमजोर सयान कम से कम 10 से 20 हजार हैं। लेकिन भले ही हम सयानों को लड़ाकू जाति कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारी ताकत को केवल मध्यम स्तर माना जा सकता है, जिसकी तुलना ब्रह्मांड के अधिपतियों से नहीं की जा सकती, जो आसानी से आकाश को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। उसकी सहज व्याख्या सुनकर कोरिन ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। शियाया की ताकत को उसकी जाति में गिना भी नहीं जा सकता था, लेकिन इस बारे में सोचने पर उनके शरीर के आकार को देखकर वे स्पष्ट रूप से बच्चों जैसे लगते हैं, जिसकी तुलना स्वाभाविक रूप से वयस्कों से नहीं की जा सकती। लेकिन यह बात सुनकर कामी को और भी ज्यादा एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में एक जाति का बच्चा पहले से ही पृथ्वी के संरक्षक देवता से ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा उसे बोलते हुए सुनकर ब्रह्मांड में इस सयान जाति की ताकत सिर्फ मध्यम स्तर पर है। इस ब्रह्मांड में कितनी शक्तिशाली सभ्य जातियां हैं। इस समय ब्रह्मांड की अपार शक्ति ने कोरिन को अवाक कर दिया और उसके दिल में एक गहरी छाया छोड़ दी। यदि ब्रह्मांड में लोग वास्तव में वैसे ही हैं जैसा शियाया ने कहा, तो पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। कोरिन के दिल में आशंका को देखते हुए जियाया ने हंसते हुए कहा, आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी बस एक भूला हुआ निम्नस्तरीय ग्रह है और आमतौर पर कहा जाए तो वहां किसी भी एलियन के आने की संभावना नहीं है। उनकी बात सुनने के बाद कोरिन को केवल निराशा ही महसूस हुई, क्योंकि पृथ्वी को अप्रत्याशित रूप से निम्न स्तर का ग्रह कहा गया था, जिसे अच्छी खबर के रूप में नहीं देखा जा सकता था। यह सचमुच विडंबनापूर्ण है। अध्याय 17 हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर। अनुवादक डीएम। अच्छा, यह मामला मेरे हाथ लग गया है। अब तुम जाकर मिस्टर पोपो को खोजो, वे तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए आगे की बातें बताएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, मिस्टर पोपो के कठोर बाहरी रूप को मत देखो, उनका स्तर मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कोरिन की दिलचस्पी कुछ कम होती जा रही थी। उसने शक्तिहीनता से अपना हाथ हिलाया। वह पहले से ही शियाया के सुधार से हैरान था और शियालिंग का परीक्षण करने के मूड में नहीं था।
और शियाया की तुलना में उसका सुधार कैसे कम हो सकता था जब उसकी प्रतिभा भी बहुत भयावह थी। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, अमर कोरिन। हम जाकर मिस्टर पोपो की तलाश करेंगे। जियाया मुस्कुराई और फिर जीलिंग की ओर देखा। उसने चुपचाप समझ लिया और अपना सिर हिलाया। फिर वे दोनों लुकआउट के अंदर की ओर चले गए। दोनों लोगों की पीठ को देखते हुए कोरिन चुपचाप अपनी मूल जगह पर खड़ा हो गया और धीरे से खुद से बुदबुदाया, मुझे कामी को यह जानकारी बतानी होगी और उसे तैयार करना होगा। अफसोस, ब्रह्मांड में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। उम्मीद है कि कोई भी अपनी आंखें पृथ्वी पर नहीं टिकाएगा। इस बारे में बात करते हुए इन कई सौ वर्षों में पृथ्वी की मार्शल आर्ट वास्तव में बहुत कम हो गई है। कोरिन ने अपना शरीर फैलाया और उत्सुकता से आह भरते हुए कामी के निवास की ओर चला गया। लुकआउट के घुमावदार गलियारे के अंदर श्री पोपो एक प्रबुद्ध भिक्षु की तरह शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे थे। शियाया और जीलिंग को लुकआउट में प्रवेश करते देख मिस्टर पोपो खड़े हो गए और अपनी दो स्पष्ट और शांत तांबे जैसी पुतलियों और दयालु चेहरे से उन्हें देखने लगे। आपने अभी जो दिखाया है उसे मिस्टर पोपो ने भी देखा है। चूंकि मिस्टर पोपो आपको किसी पारंपरिक तरीके से नहीं सिखा सकते, इसलिए आपको मिस्टर पोपो का अनुसरण करना चाहिए। यह कहकर वह फिर मुड़ा और लुकआउट की गहराई की ओर चल दिया। शियाया और जीलिंग ने एक दूसरे को देखा और पीछे पीछे चल दिए। वे मिस्टर पोपो के पीछे पीछे चल दिए जो कई गलियारों से गुजरे। वह सड़क के एक दोराहे से आगे निकल गया और लुकआउट की गहराई की ओर बढ़ता गया। शियाया ने अपना सिर घुमाकर देखा और पाया कि सड़क पहले से ही एक भूल भुलैया की तरह एक दूसरे से उलझी हुई थी, जिससे कोई भी आसानी से दिशा का बोध खो सकता था। मिस्टर पोपो, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें इतने लंबे समय तक चलने के बाद अब तक नहीं पहुंच जाना चाहिए था? जियाया ने मन ही मन अनुमान लगाया कि वे जिस स्थान पर हैं वह लुकआउट के नीचे होना चाहिए। जब जियाया सोच रहा था, मिस्टर पोपो एक सुनहरे दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा खोलने के बाद श्री पोपो बोले, यह हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर है। बाहर का एक दिन अंदर के एक साल के बराबर है और अंदर का वातावरण बेहद कठोर है। श्री पोपो 1 साल तक आपके साथ अंदर रहेंगे। यह अप्रत्याशित रूप से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर है। शियाया अचंभित रह गया। उसने कई तरह की प्रशिक्षण विधियों के बारे में सोचा था जिनका उपयोग मूल कार्य में किया गया था, उन्हें दूसरी दुनिया या तूफानी घाटियों में भेजने के लिए मशीन का उपयोग करना आदि। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर पोपो अप्रत्याशित रूप से उन्हें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ले जाएंगे। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर हवा घनी होती है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच उतार चढ़ाव करता है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 10 गुना के बराबर होता है। यह परिस्थितियां दूसरों के लिए कठोर मानी जा सकती हैं, लेकिन जो लोग मजबूत हैं उनके लिए यह वातावरण कठोर नहीं माना जा सकता। यह केवल उनके मनोवैज्ञानिक धीरज का परीक्षण करेगा। शांत वातावरण के खाली लेकिन विशाल विस्तार में 1 वर्ष तक अंदर रहना आत्मा के लिए एक जबरदस्त परीक्षा है। कमजोर इच्छाशक्ति या असंतुलित मन वाले लोग मतिभ्रम के शिकार होते हैं। मूल कार्य में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को शुरू में दुश्मन का सामना करने से पहले अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक समय के लिए प्रयास करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपने आप में प्रशिक्षण के लिए बहुत महत्व नहीं रखता है, लेकिन वर्तमान में जियाया पहले से ही बेचैन हो रहा था क्योंकि उसके पास अब समय भी कम है। शियाया को ड्रैगन बॉल की दुनिया में आए हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके थे, और अगर कथानक का विकास उसी के अनुसार हुआ तो शायद अगर बहुत कुछ बीत चुका है तो फ्रेजा अपना धैर्य खो सकता है और ग्रह वेजिटा को नष्ट कर सकता है। हालांकि उसे ग्रह वेजिटा के विनाश से बचे समय के बारे में स्पष्ट नहीं है। संक्षेप में कहें तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उस समय उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए थी ताकि भले ही वह फ्रेजा को न रोक सके, कम से कम वह रेबेका और एड्री को आगे ले जा सके। भाई शियाया, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर क्या है? जीलिंग हैरान दिख रहा था। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर एक अलगायामी स्थान है जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया था, जहां अंदर का समय बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत तेज है। बाहर के एक दिन की तुलना अंदर के 1 वर्ष से की जाती है, जो सेनानियों के लिए आपातकालीन सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल 2 बार ही हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश कर सकता है और एक बार में केवल 2 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। शियाया के जवाब का इंतजार किए बिना ही किनारे पर खड़े श्री पोपो ने पहले ही जवाब दे दिया था। कितनी जादुई जगह है! इस समय श्री पोपो ने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का सुनहरा दरवाजा खोल दिया है। बाहर से वह केवल एक अस्पष्ट ब्लैक होल देख सकता था, जैसे कि कोई ऊर्जा दृश्य को अवरुद्ध कर रही हो। श्री पोपो शियाया और जीलिंग की ओर मुड़े और कहा, केवल 2 लोग पहले अंदर जा सकते हैं, इसलिए आप दोनों को अलग अलग प्रवेश करना होगा। मैं पहले जाऊंगा। जीलिंग आगे कूद गया। शियाया ने कंधे उचका दिए। वैसे भी उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह पहले दिन अंदर जाए या दूसरे दिन। चूंकि जीलिंग उत्सुकता से अंदर जाना चाहती है, इसलिए उसे पहले जाने देना ठीक है। इस समय उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, मिस्टर पोपो, आपने कहा था कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार ही अंदर जा सकता है। तो फिर मिस्टर पोपो कितनी बार अंदर गए हैं? क्योंकि जब भगवान ने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर बनाया था उस समय मिस्टर पोपो भी मौजूद थे, इसलिए मिस्टर पोपो की यह सीमा नहीं है। मिस्टर पोपो ने शांति से उत्तर दिया। शियाया ने जब उसे सुना तो उसकी पुतलियां अनायास ही कस गईं। मिस्टर पोपो की बातों से वह बहुत सी बातें समझ सकता था। जब देवताओं ने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर बनाया था
तब मिस्टर पोपो भी वहां मौजूद थे, तो गणना के अनुसार उनकी उम्र कम से कम कई हजार साल है। इतनी लंबी उम्र के कारण उन्होंने बहुत सी चीजें देखी होंगी। हालांकि इससे एक नया सवाल भी उठता है। चूंकि मिस्टर पोपो हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, तो मिस्टर पोपो की बैटल पावर इतनी कम क्यों है? क्या इसलिए कि श्री पोपो भगवान के सेवक हैं? समझ में न आने पर शियाया ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में और न सोचने का फैसला किया। उसने जीलिंग को घूरते हुए कहा, तो तुम जल्दी से अंदर जाओ, एक दिन बाद मेरी बारी होगी। अध्याय 18 सेंजू बीन्स। अनुवादक डीएम। जीलिंग ने सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से श्री पोपो के पीछे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में चला गया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश करने के बाद सुनहरा दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। शियाया को पता था कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में समय के प्रवाह की दर पहले से ही बाहरी दुनिया से अलग हो गई है। बाहर का एक दिन अंदर एक साल के बराबर होता है। कुछ भी करने को न होने पर जियाया काफी देर तक लुकआउट के घुमावदार गलियारे में अकेली बैठी रही, फिर गलियारे के अंदर अंगूठी के आकार की सफेद जेड पत्थर की सीढ़ी के पीछे पीछे घूमती रही। लुकआउट के निर्माण का सही समय सत्यापित नहीं किया जा सका, शायद कई हजार साल या शायद उससे भी ज्यादा समय बीत गया हो। लेकिन सालों ने लुकआउट पर ज्यादा निशान नहीं छोड़े, जो शायद इसका जादुई पहलू है। लुकआउट के केंद्र के साथ घुमावदार गलियारे की दीवार के दोनों ओर आधा मीटर लंबा सोने का रूपांकन जड़ा हुआ था। ये रूपांकन इनका भित्तिचित्रों की भव्यता को दर्शाते हैं और प्राचीन समय में मानव जाति और प्रकृति के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। स्लैश और बर्न फायर एक और शिकार पैटर्न पॉट दृश्य। और शियाया ने यह भी पाया कि हर कुछ मीटर की दूरी पर क्रिस क्रॉस कॉरिडोर में कई खूबसूरती से सजाए गए दरवाजे बिखरे हुए थे और दरवाजों के पीछे ढेर सारे कबाड़ से भरे कमरे थे। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के विशेष स्थान की तरह गेट में भी जादू जोड़ा गया था। काफी देर तक गलियारे से होकर चलने के बाद और जटिल टेढ़ी मेढ़ी सड़क से गुजरने के बाद वह अंततः लुकआउट के प्रवेश द्वार पर लौट आया। उस समय कामी अपनी छड़ी पर झुककर चला आया। शियाया, तुम यहां हो। कोरिन ने मुझे अभी अभी तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में अभी भी इतने सारे विशेषज्ञ हैं। इसके विपरीत पृथ्वी बहुत कमजोर है। कामी के बूढ़े चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। जब कामी को कोरिन से ब्रह्मांड में अन्य जातियों की ताकत के बारे में पता चलता है, तो उसके दिल में ताकतवरों के प्रति एक कमजोर का डर बैठ जाता है। उसे इस बात का गहरा डर रहता है कि कब एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे और लोगों के लिए दुख और पीड़ा लेकर आएंगे। कामी को उल्लेख करने की पहल करते देख जियाया का भी कैसे और क्यों के बारे में बात को घुमाने का कोई इरादा नहीं था और उसने कहा, हाँ, पृथ्वी की समग्र शक्ति वास्तव में बहुत कम है, शायद ब्रह्मांड में यह सबसे निचले स्तर का ग्रह है। लेकिन आपको खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। हालांकि पृथ्वीवासियों की व्यक्तिगत ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ अन्य लाभ भी हैं जो अन्य ग्रहों के पास नहीं है। आपकी मार्शल आर्ट अवधारणाएं ब्रह्मांड के लोगों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं। जब तक आप अपनी मजबूतियों को विकसित कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पृथ्वीवासी ब्रह्मांड के लोगों से कमजोर नहीं होंगे। जियाया ने कहा कि कामी को सांत्वना देने के लिए नहीं, वास्तव में पृथ्वीवासियों की कमजोरी स्थायी नहीं है। जब ड्रैगन टीम 2 वास्तव में बढ़ेगी, जैसे कि क्रिलिन, इस तरह के शुद्ध पृथ्वीवासी ब्रह्मांड के अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे। बेशक इसके लिए अवसर की जरूरत है। कामी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि जियाया पृथ्वी की मार्शल आर्ट के बारे में इतना आशावादी होगा। ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पृथ्वी की शक्ति वास्तव में बहुत छोटी है। हाल की शताब्दियों में पृथ्वी पर वास्तविक मार्शल कलाकार कम होते जा रहे हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो प्रशिक्षण के लायक हैं। अफसोस, यह उल्लेख करने के बाद कामी खुद को आहें भरने से रोक नहीं सका। मॉर्टल्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया में टर्टल स्कूल 3 और क्रेन स्कूल 4 की ताकत जगजाहिर है और उनका नाम पूरी दुनिया को हिला देता है। लेकिन इस मार्शल आर्ट परिवारों की युवा पीढ़ी की गलतियों ने दिखा दिया है कि उनके खराब प्रदर्शन के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड के लोगों द्वारा संभावित आक्रमण के सामने बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में होगी, जो कभी भी हो सकती है। पृथ्वी की स्थिति को समझने के बाद कामी ने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि पृथ्वीवासियों की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ओह, वैसे कामी, मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे रहस्यमय जादू जानते हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जियाया को अचानक कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं थोड़ा बहुत जादू जानता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है, कामी ने उत्सुकता से पूछा। उसने यह नहीं सोचा था कि जियाया किसी अनुचित काम के लिए उसकी मदद लेगी। जैसे कि सृष्टि जंगल के कानून का पालन करती है और जंगल का कानून ताकतवर को बहुत सारे प्राकृतिक विशेषाधिकार देता है। उदाहरण के लिए, कमजोर ताकतवर की सेवा करता है और कई जगहों पर तो ताकतवर को भी खुद कमजोर ही माना जाता है। क्या यह सामान्य नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है? शियाया ने पलटकर देखा तो उसकी कमर से एक भूरी, रोएदार पूंछ नीचे गिर गई, जो हवा में झूल रही थी। जब से उसने सेल्मा ग्रह पर पूर्णिमा के दिन अपनी पूंछ काटी थी, तब से कुछ महीने बीत चुके हैं। यह एक सयान की पूंछ है और मुझे आशा है कि कामी की मदद से यह फिर से नहीं बढ़ेगी। कामी ने कभी किसी इंसान को दुम के साथ नहीं देखा था, इसलिए वह उसे ध्यान से देखने और एक पल के लिए अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह दुम शायद साई की नस्लीय विशेषता है। लेकिन इस समय उसकी चेतना के सागर में एक महान वानर की क्रोधित दहाड़ अचानक प्रकट हुई। हिंसा की एक अत्याचारी आभा बाहर निकल रही थी, जो लगातार उसकी आत्मा पर प्रभाव डाल रही थी।
कामी की दोनों आंखों में आश्चर्यचकित भाव प्रकट हुआ और उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। उसने अपने माथे को पोंछा जिस पर ठंडा पसीना बह रहा था और डरते हुए पूछा, यह कितना भयावह मानसिक हमला था। वह महाकपी क्या था? उसकी अज्ञात आभा ने मेरे दिमाग को लगभग नष्ट कर दिया था। पहले तुम पूंछ काट दो। मैं चाहता हूं कि तुम जादू करो ताकि यह फिर से न उग सके। ठीक है। शियाया ने सिर हिलाया और सहयोग करते हुए एक की ब्लेड को संघनित किया, जिससे पूंछ कट गई और घाव से खून बहने लगा। कामी ने शियाया को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर सिर हिलाया और फिर अपना जादू चलाया। मैंने देखा कि उसने अपने सफेद जादुई लबादे से एक हाथ बाहर निकाला, उसकी 2 उंगलियां हिलीं और एक मंत्र का उच्चारण किया। शियाया के घाव की ओर उड़ने से पहले एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी कुछ बार चमकी। पुची! जादू ने शियाया के शरीर को ढक लिया, उसके शरीर को धीरे धीरे गर्म एहसास के साथ स्पर्श किया। एक चमकदार हरा प्रकाश लगातार धीरे धीरे प्रकाश से अंधेरे में बदलता रहा और फिर उसके नितंब पर घाव को ठीक करते हुए गायब हो गया। अपने शरीर को इधर उधर घुमाते हुए शियाया को तुरंत अंतर महसूस हुआ। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपनी सयान पूंछ खोने के बाद उसकी ताकत पर उसका नियंत्रण थोड़ा बेहतर हो गया था। धन्यवाद कामी, अगर भविष्य में पृथ्वी को कोई परेशानी हुई तो जब तक आप मुझे सूचित करेंगे, मैं स्वाभाविक रूप से मदद करूंगा। शियाया अच्छे मूड में था और वादा करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अपना वादा पूरा कर पाता है या नहीं, यह तो वह उस समय धरती पर होगा या नहीं, यह तो वही जानेगा। उसे बस इतना पता था कि ड्रैगन बॉल ज़ेड शुरू होने तक कम से कम कोई बड़ा संकट नहीं होगा, लेकिन तब तक सोन गोकू और टीम बड़ी हो चुकी होगी। लेकिन कामी को यह सब पता नहीं था, इसलिए शियाया का वादा पाकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो फिर मैं भविष्य में तुम्हें परेशान करूंगा। दोनों चुपचाप एक सुखद सौदे में लगे हुए थे। शियाया ने उन अस्थिर कारकों को समाप्त कर दिया है जो पूंछ ला सकती थी, और कामी को दूसरे पक्ष से मदद का वादा मिला है यदि पृथ्वी को कभी खतरा हुआ। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक को वह मिल गया है जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर से कुछ देर बातचीत करते हुए शियाया ने प्रशिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं पर कई सवाल पूछे और कामी ने भी एक एक करके उनका जवाब दिया। हालांकि कामी की ताकत मिस्टर पोपो से कम है, लेकिन मार्शल आर्ट में उसका ज्ञान और अनुभव बेहद समृद्ध है, जो शियाया से बहुत ज्यादा है, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। कामी से संकेत मिलने के बाद अचानक उसके दिल में सब कुछ स्पष्ट हो गया और उसके कई पुराने संदेह भी दूर हो गए। बहुत समय बीत चुका था और जीलिंग और मिस्टर पोपो के हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर निकलने में अभी भी बहुत समय बचा था। इसलिए थोड़ा सोचने के बाद जियाया सीधे कोरिन टॉवर की छत की ओर उड़ गई जो लुकआउट के नीचे थी। वह इस बार कोरिन टॉवर जा रहा था ताकि कोरिन से पृथ्वी की पवित्र चिकित्सा औषधि सेंजू बीन्स प्राप्त कर सके। इससे पहले उसने कोरिन से सेंजू बीन्स नहीं मांगी थी क्योंकि वह प्रशिक्षण में व्यस्त था, लेकिन इस बार वह सेंजू बीन्स पाने के लिए यात्रा कर रहा है। सयान की काया और सेंजू बीन्स के उपचारात्मक प्रभाव, क्या यह संयोजन लोगों को इसके लिए उत्सुक नहीं बनाता है? कोरिन टॉवर, सपाट गोलाकार छत। कोरिन एक बेंच पर आराम से लेटा हुआ था। अचानक उसे लगा कि एक शक्तिशाली आभा उसकी ओर आ रही है। अपनी आंखें खोलते ही उसने जियाया को देखा जो अनजाने में उसके सामने आ गई थी। कोरिन ने आतन जमाई ली। उसके बाद वह बेंच से उठ गया और अपनी आंखें मलते हुए पूछा, शियाया, तुम ऊपर प्रशिक्षण क्यों नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? 1 दर्जन या उससे अधिक दिनों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद कोरिन को लगा कि वह पहले से ही शियाया के स्वभाव को समझ चुका है, इसलिए उसके शब्द बहुत ही सहज थे। शियाया ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, अमर कोरिन, मैंने सुना है कि आपके पास सेंजू बीन्स नाम की कोई चीज है। पता नहीं आप मुझे कुछ दे सकते हैं या नहीं? सेंजू बीन्स? कोरिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और फिर थोड़ा आगे बढ़ा और बिना किसी परवाह के सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास वाकई यह चीज है। एक सेंजू बीन खाने से ऐसा हो सकता है कि 10 दिनों तक खाने की जरूरत न पड़े। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। 1 मिनट रुको, मुझे इसे ढूंढने दो। मुझे याद है कि मैंने इसे यहीं कहीं रखा था। कोरिन ने उन्हें एक डिब्बे में ढूंढना शुरू किया। विविध सामानों के ढेर में से खोजबीन करने के बाद उसने आखिरकार 5 सीलबंद मिट्टी के बर्तन निकाले, जिनके ऊपर 2 लाल अक्षर सेंजू बीन्स चिपके हुए थे, और उन्हें खोला और निश्चित रूप से अंदर पन्ना हरे सूखे बीन्स थे। अध्याय 19 ढेर सारी सेंजू बीन्स। अनुवादक डीएम। बहुत सारे हैं। कोरिन को सेंजू बीन्स के 5 बड़े जार निकालते देख जियाया की आंखें अचानक चमक उठीं, ठीक उसी तरह जैसे एक गरीब अभागे ने अचानक सोने से भरा घर देख लिया हो। उसकी आंखें जलती हुई इच्छा से भर गई हों। उन 5 जार में कम से कम 70 से 80 हजार सेंजू बीन्स होने चाहिए। सेंजू बीन्स ने ड्रैगन बॉल के शुरुआती चरण में ज्यादा मूल्य नहीं दिखाया था और भूख मिटाने के लिए भोजन के रूप में इनका भरपूर उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद के चरण में वे एक विश्वसनीय जीवन रक्षक जादुई उपकरण बन गए जो न केवल शारीरिक शक्ति को जल्दी से बहाल कर सकते थे बल्कि किसी भी तरह के घाव को तुरंत ठीक कर सकते थे। ड्रैगन बॉल के बाद के चरण के बारे में सोचते हुए सोन गोकू और टीम उन्हें 2 भागों में विभाजित करने और खाने के लिए 2 लोगों के बीच वितरित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। वे ऐसे दिन थे जो वास्तव में लोगों को दुखी करते हैं। इसलिए जब जियाया ने अपने सामने बहुत सारे सेंजू बीन्स देखे तो उसने चाहा कि वह उन सभी को चुरा ले और उन्हें भविष्य में मोटे आदमी याजिरोबे द्वारा बर्बाद होने से बचा सके। पकड़ना। कोरिन ने जार से एक सेंजू बीन उठाया और उसे बाहर फेंक दिया।
शियाया ने इसे अपने हाथ से पकड़ा और फिर सीधे अपने मुंह में डाल लिया और फिर जोर से और स्पष्ट कचा ध्वनि के साथ चबाया। यह कुछ हद तक तली हुई फलियों जैसा था, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने उन्हें चबाया, उसके मुंह में एक जादुई ऊर्जा भर गई, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई। उसके पेट में भूख की भावना अचानक गायब हो गई। साथ ही उसकी मानसिक थकावट दूर हो गई और उसके पूरे शरीर में ताकत आ गई। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पाया कि उनका शरीर सर्वोत्तम स्थिति में है। यह प्रभाव, ऐसा लगता है कि सेंजू बीन्स वास्तव में एक जादुई चीज है। सेंजू बीन्स के जादुई पहलू का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद जियाया को उनके लिए और भी अधिक लालसा हो गई, इसलिए उसने अपनी आंखों में एक ज्वलंत नजर के साथ सेंजू बीन्स के जार को देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अमर कोरिन मुझे इस सेंजू बीन्स में से कुछ दे सकते हैं? ओह, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कोरिन को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सीधे सेंजू बीन्स के कई जार बाहर फेंक दिए। इससे शियाया अचंभित रह गया। वह मूल रूप से चाहता था कि कोरिन उसे सेंजू बीन्स में से कुछ दे, कम से कम कई हजार काफी होते। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोरिन इतनी उदार होगी, सीधे उसे सेंजू बीन्स के 5,000 दे देगी। शायद 7 से 8,000 होंगे, है ना? ऐसा लगता है कि वे भाग्य से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जियाया ने तुरंत उन्हें स्वीकार कर लिया और अपने दिल में बहुत खुश महसूस किया। उसकी उंगली ने शून्य को चीरते हुए स्थिर स्थान को ऊतक की तरह काट दिया, जिससे एक गहरे लाल रंग की दरार दिखाई दी। फिर जियाया ने सावधानी से 5,000 को आयामी स्थान में रख दिया। यह एक नई तरकीब है जिसे उन्होंने लुकआउट पर प्रशिक्षण के दौरान विकसित किया था। हालांकि इसमें हमला करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। कोरिन ने बीच हवा में लटकी एक अप्रत्याशित अंतरिक्ष दरार को देखा और अचानक हंस पड़ी। अरे, तुम्हारे पास कई तरकीबें हैं, लेकिन ऐसी तरकीब का इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा है। हाँ, यह सिर्फ एक मामूली कौशल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया, ये सेंजू बीन्स मेरे लिए बहुत मददगार हैं। जियाया पूरी तरह से आभारी दिखते हुए हंसी। एक साथ इतने सारे सेंजू बीन्स पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसे प्रशिक्षण में बहुत लाभ हुआ। यह माउंट अकिना के पुराने स्ट्रीट रेसर की तरह है, जिसने लगातार कई जीवन बीमा खरीदे थे और अब वह रेसिंग की वे सभी तरकीबें आजमाने में सक्षम होगा जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई थीं। कोरिन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। मूल रूप से इनका उपयोग कोरिन टॉवर पर चढ़ने वाले चुनौती देने वालों द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और भूख मिटाने के लिए किया जाता था। लेकिन इतने साल बीत गए हैं कि कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया, जिससे वे बेकार हो गए हैं। बेहतर होगा कि उन्हें आपको दे दिया जाए। तो तुमने लापरवाही से उन्हें बर्बाद कर दिया। आह! जियाया ने हंसते हुए उत्सुकता से पूछा, उनका आउटपुट कितना है? इतनी अधिक मात्रा में सेंजू बीन्स मिलने के बाद भी जियाया सोचने लगी कि और अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। कोरिन ने उसकी सोच को समझते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, सेंजू बीन्स के पौधे को सिंचाई के लिए पवित्र जल की आवश्यकता होती है। मेरे पास कोरिन टॉवर पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और एक साल में यह केवल 100 बीन्स ही पैदा कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका उत्पादन कम होता जा रहा है। आपके हाथ में जो है वह मेरे कई 100 सालों के संचय का बचा हुआ हिस्सा है। तो यह इस तरह है। शियाया ने कुछ अफसोस के साथ सिर हिलाया। लेकिन इतने सारे सेंजू बीन्स को अपने घर में छुपाने के बारे में सोचने के बाद उसका मूड फिर से खुशनुमा हो गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने प्यार से याद दिलाया, अमर कोरिन, ये सेंजू बीन्स एक अच्छी चीज हैं। आह! इसका काम सिर्फ भूख मिटाना और शारीरिक शक्ति वापस पाना ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इलाज में इसकी प्रभावकारिता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको इसके पौधे को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, शायद भविष्य में यह काम आए। कोरिन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। शियाया के शब्दों ने उसे याद दिला दिया है। पहले धरती पर कोई दुर्जय दुश्मन नहीं था, इसलिए सेंजू बीन्स का महत्व प्रमुख नहीं था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका पहले ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, भविष्य में भी उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। खास तौर पर जब धरती कभी भी ब्रह्मांड के सामने आ सकती है और कई शक्तिशाली लोग उस पर कब्जा कर सकते हैं। सेंजू बीन्स एक उपचारात्मक दवा के रूप में वास्तव में अपरिहार्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे समझ आ गया है। मैं उनके प्लांट को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनके प्लांट को सिंचाई के लिए पवित्र जल की आवश्यकता होती है और इसे बनाना आसान नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि उनका उत्पादन कितना बढ़ेगा। आप पहले सभी प्रकार की चीजें आजमा सकते हैं। जियाया ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी और चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए कहा, जब तक कोरिन सेंजू बीन्स के बागान का विस्तार करने के लिए तैयार है, तब तक इसका उत्पादन कमोबेश बढ़ता रहेगा। इसके अलावा कोरिन ने इसके महत्व को पहचान लिया है, तो भविष्य में अगर याजिरोबे खाना चाहेगा तो वह उसे मूल काम की तरह खाने के लिए नहीं देगा। इस बार वह इतनी आसानी से इतनी सेंजू बीन्स प्राप्त कर सकता है क्योंकि कोरिन को उनका महत्व नहीं पता है। अगर सभी जानते हैं कि यह एक खजाना है तो इसे इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है। फिर कोरिन को अलविदा कहते हुए वह कोरिन टॉवर से निकलकर लुकआउट लौट आया। लुकआउट पर वापस आकर उसने अचानक अपना सिर थपथपाया। उसे याद आया कि वह कोरिन से अल्ट्रा डिवाइन वाटर एक के बारे में पूछना भूल गया था। चूंकि यह छिपी हुई क्षमता को सामने ला सकता है, तो क्या इसे चूक जाना दुख की बात नहीं होगी? लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया।
भूल जाओ, इस अल्ट्रा डिवाइन वाटर को कोई भी सुरक्षित चीज पसंद नहीं है। आम लोगों के लिए तो यह चीज जहर के समान है। इसकी छिपी हुई क्षमता को उत्तेजित करना वास्तव में जबरदस्त है। मूल कार्य में सोन गोकू केवल अपने सयान रक्त पर भरोसा करके मौत से बाल बाल बच पाया था। शियाया को यह भी संदेह है कि अल्ट्रा डिवाइन वाटर पीने और बाद के चरण में कायोकेंदो के बार बार उपयोग से होने वाले बोझ के कारण सोन गोकू में समय से पहले मायोकार्डियम में खिंचाव हुआ था, इस हद तक कि वह वायरल हृदय रोग से भी पीड़ित हो गया था। वास्तव में सयान एक लड़ाकू जाति है, उनके शरीर की मुख्य शक्ति है हृदय। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? ऐसे आसमान छूती युद्ध शक्ति वाले लोगों के लिए आम विदेशी बैक्टीरिया उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य से ज्यादा शक्तिशाली है। शरीर के तरल पदार्थ के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निगल लिए जाएंगे। और सोन गोकू को अप्रत्याशित रूप से हृदय रोग हो गया था, ऐसा संभवतः शरीर में कमजोर कड़ी के कारण हुआ था। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, शियाया को लगता है कि सावधान रहना अभी भी बेहतर है। अगर क्षणिक सुविधा के लालच में यह अपने पीछे कोई छिपा हुआ खतरा छोड़ जाता है तो यह अच्छा नहीं है। ब्रह्मांड में छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने का तरीका एक तक सीमित नहीं है। क्या होगा अगर भविष्य में जब मेरे पास समय हो तो मैं ग्रह नामिक के पास जाऊं और उनके ग्रैंड एल्डर 3 से मेरी क्षमता को बाहर निकालने का अनुरोध करूं? स्वाभाविक रूप से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कोरिन सेंजू बीन्स की सिंचाई के लिए अल्ट्रा डिवाइन वाटर का उपयोग नहीं करेगा, है ना? जियाया अपनी कल्पना को उड़ान देते हुए लुकआउट के अंदर चला गया। अध्याय 20 एक वर्ष बाद जीलिंग। अनुवादक डीएम। कार्यकाल परिवर्तन। साधना की प्रशिक्षण। कृषक, लड़ाकू या योद्धा। साधना तकनीक की प्रशिक्षण तकनीक। खेती विधि प्रशिक्षण विधि। क्यूई की। जीलिंग अभी भी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर नहीं आया था, इसलिए जियाया का अकेलापन हवा में पैर फैलाए तैर रहा था और वह आसमान की तरह साफ और बिजली की तरह अचानक की अवधारणा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। किंवदंती है कि लुकआउट पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर एक अनोखे उपस्थान में स्थित था। इसे दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए यदि आपके पास वास्तविक कौशल नहीं है तो आप लुकआउट तक नहीं पहुंच सकते थे। विशाल खाली जगह में इनका सभ्यता की एक अकेली चमकदार लाल अर्धगोलाकार इमारत तैर रही थी। चूंकि यह आसमान से बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए आसपास बहुत ज्यादा बादल नहीं थे और यहां हवा भी बहुत पतली थी। लुकआउट के केंद्र में भव्य और शानदार हॉल की पंक्तियां थीं, जबकि दोनों तरफ कई पौधे उग रहे थे जो शानदार हॉल की तुलना में कुछ नीरस दिखाई दे रहे थे और बीच में एक चौड़ा वर्ग था। इस समय शियाया का शरीर बिना किसी लहर के, आंखें बंद करके और चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव लिए हवा में तैर रहा था। आसपास हवा का कोई निशान नहीं था, लेकिन दूर दूर तक फैले पौधे किसी बाहरी शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे जो उसकी दिशा में झुक रही थी। शियाया ने एक लंबी सांस ली और मुंह में गंदी क्यूई थूक दी। उसने अपनी आंखें खोलीं और हल्के से जमीन पर गिरते हुए कहा, मैं श्री पोपो की मूल अवधारणा की नकल करना चाहता था और इस तरह अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र में सुधार करना चाहता था। लेकिन उसके क्षेत्र की अवधारणा बहुत गहरी है, जितना अधिक वह इसे समझने की कोशिश करता है उतना ही उसे लगता है कि यह सरल नहीं है। इस बारे में बात करते हुए ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में सभी अटेंडेंट अपने सेवा करने वाले देवताओं से कहीं आगे हैं। ईस्ट सुप्रीम काई के अटेंडेंट किबिटो को छोड़कर, चाहे वह मिस्टर पोपो हो या एंजल विस, वे सभी उस भगवान से ज्यादा ताकतवर हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक वे दोनों एक शिक्षक का पद भी रखते थे। जब कामी ने लुकआउट पर कदम रखा तो उसे मिस्टर पोपो से संकेत प्राप्त हुए थे और विनाश के देवता बिरस को भी विस ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। ये अटेंडेंट आखिर क्या है? जब ये इतने शक्तिशाली हैं तो ये सिर्फ अटेंडेंट की भूमिका ही क्यों निभा रहे हैं? यह सब सोचते हुए शियाया को सिर दर्द होने लगा। लेकिन फिर उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूं? चाहे वे कुछ भी करें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भूल जाओ, मुझे कुछ समय के लिए साधना करनी चाहिए। लेकिन उस समय शांत वातावरण अचानक स्थिर हो गया, जिसके बाद एक हुला ध्वनि के साथ यह रेशम की तरह फट गया। शियाया चौंक गया और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी जब अचानक एक उफनती हुई लहर ने उसे चीर कर रख दिया। उफनती हुई लहरें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उतरते हुए एक विशाल पर्वत की तरह थीं, जिसने लुकआउट के केंद्र को एक विस्फोट में डुबो दिया, जैसे कि स्वर्ग को हिला देने वाला भूकंप। इस गति के सामने जियाया की गर्वित शक्ति कमजोर और विनम्र महसूस कर रही थी, जबकि उसका युद्धप्रिय खून कांप रहा था। यह शक्ति। जियाया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि वह इस आभा से बहुत परिचित था। बाहर आने के बाद जीलिंग की आभा इतनी मजबूत हो गई थी कि ऐसा लगता है जैसे उस समय जब उसने जीलिंग का सामना किया था जो एक महान वानर में बदल गया था, असमानता बहुत बड़ी हो गई है। जियाया कुछ हद तक स्तब्ध दिख रहा था लेकिन और भी अधिक उत्साहित था, उसकी नसों के अंदर खून अनायास ही उबल रहा था। अच्छा, यह हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का प्रशिक्षण इतना प्रभावी है? नहीं, यह मिस्टर पोपो पॉइंटर्स के कारण होना चाहिए। जियाया। घुमावदार गलियारे के अंदर से जीलिंग की आवाज आई और फिर एक छोटी लड़की लुकआउट की तरफ से बाहर आई। हल्के हल्के लहराते लंबे बालों से भरा सिर, घुमावदार फीनिक्स भौहें, चमकीली आंखों की एक जोड़ी उसके चेहरे को सितारों और चांद की तरह पूरी तरह से सजा रही थी और उसका फूल जैसा चेहरा जेड की तरह चमक रहा था।
हालांकि उसका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उसमें अभी से एक युवा लड़की की सुडौल आकृति दिखाई देने लगी है। यह ज़ीलिंग है। अपने सामने 1.5 मीटर लंबी छोटी लड़की को देखकर शियाया एक पल के लिए मूर्ख सा लगा। जो लड़की उसके साथ चल रही थी वह अनजाने में ही बड़ी होने लगी थी। लेकिन उसकी उम्र के बारे में सोचते हुए जब वे धरती पर आए थे तब तक 7 या उससे ज्यादा साल हो चुके थे, साथ ही हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में 1 साल भी। वास्तव में ज़ीलिंग अब पहले से ही 8 साल से ज्यादा की हो चुकी है और इसके साथ ही एक सयान महिला का विकास भी पहले ही हो जाता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। ज़ाइलिंग आपकी ताकत अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई है। चूंकि उसने अपनी आभा को एकाग्र नहीं किया है, इसलिए शियाया ने अपने बगल में खड़े होकर एक तीव्र दमनकारी भावना का अनुभव किया। यह ऊर्जा अगर युद्ध शक्ति के अनुसार गणना की जाए तो 10,000 अंकों के करीब होनी चाहिए। भले ही इसे ग्रह वनस्पति पर रखा गया हो, इसे चरम सैन्य शक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ज़ीलिंग ने तुरंत गर्व से अपना सिर उठाया। उसका आकर्षक चेहरा गर्व से भर गया। बेशक, अब मैं पहले से ही ज़ियाया से ज्यादा शक्तिशाली हूं। हे, तुम अभी खुश हो सकते हो। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आने के बाद मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, ज़ीलिंग ने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। वह ज़ीलिंग को चौंकाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके हाथ में सेंजू बीन्स की एक बड़ी मात्रा है। वह प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरह से लापरवाह हो सकता है। मूल कार्य में सोन गोकू नेम के ग्रह पर गया था और 1 महीने में ही अपनी युद्ध शक्ति को 180,000 तक बढ़ा लिया था। शियाया जानता था कि वह सोन गोकू के बराबर नहीं हो सकता, इस तरह की खुली हत्या। लेकिन उसे यकीन है कि वह कम से कम अपनी युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। हम देखेंगे। चूंकि उसे अपनी प्रगति के लिए कोई प्रशंसा नहीं मिली, ज़ीलिंग ने ठंडी सांस ली और घमंड से अपना चेहरा एक तरफ झुका लिया। सच में तुम धीरे धीरे कम प्यारी होती जा रही हो। पहले वाला प्यारा सा ज़ीलिंग पहले ही चला गया है। ज़ियाया ने उसके कान में फुसफुसाते हुए उसके बालों की एक लट उठाई। ज़ियाया की हरकत ने उसे गुस्से से भर दिया, इसलिए उसने ऊंची आवाज में अशिष्टता से कहा, कौन प्यारा है? तब तक रुको जब तक तुम मुझसे आगे नहीं निकल जाते। यह ज़ीलिंग वाला लड़का सयान के स्वभाव को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन दूसरे सयान की तुलना में यह पहले से ही बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि यह कुछ सालों के प्रभाव का असर है या कुछ और। ज़ियाया ने आंखें घुमाते हुए हंसी उड़ाई। उसने अब उसका मजाक नहीं उड़ाया। वह हंसा, शिलिंग, मुझे कोरिन से कुछ अच्छा मिला है। मैं तुम्हें अभी कुछ देता हूं ताकि तुम उन्हें इस्तेमाल के लिए बचाकर रख सको। बोलने के बाद ज़ियाया ने एक छोटा सा बैग निकाला जो धागे से बंधा हुआ था और जिसमें कई दर्जन सेंजू बीन्स थे। यह क्या है? ज़ीलिंग ने बैग खोलकर देखा तो उसमें कुछ सूखी फलियां थीं। इन्हें सेंजू बीन्स कहा जाता है। चाहे आपको कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगी हो, जब तक आप मर नहीं गए हैं, एक बीन आपको आपकी सबसे अच्छी स्थिति में वापस ला सकता है। इसके अलावा आपको 10 दिनों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होगी। वास्तव में? यह सुनते ही ज़ीलिंग की दोनों आंखें चमक उठीं और उसने एक हाथ से सेंजू बीन्स का छोटा सा थैला पकड़ लिया। खुशी खुशी उसे जेब में रखकर उसने संदेह से पूछा, तुमने मुझे सब दे दिया, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा है? सेंजू बीन प्राप्त करने के बाद वह कुछ हद तक झिझक रही थी। यह सेंजू बीन चीज वाकई एक अच्छी चीज है, क्योंकि यह किसी की जान को महत्वपूर्ण समय पर बचा सकती है। उसने शियाया से सारी बीन छीन ली थी, तो क्या उसके पास कुछ बची होगी? क्या मुझे उसे कुछ वापस लौटा देना चाहिए? ज़ीलिंग की झिझक और उसके पूरी तरह से परेशान चेहरे को देखकर ज़ियाया ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने अपने लिए कुछ रख लिए हैं। और तुम्हें उनका ठीक से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत कीमती हैं। यह कीमती कैसे नहीं हो सकता? मेरे पास तो केवल 70 से 80 हजार ही है। हाँ। ज़ीलिंग ने भावुक होकर जोर से अपना सिर हिलाया। शियाया मुस्कुराया, अच्छा महसूस कर रहा था। उसने ज़ीलिंग को नहीं बताया कि उसके पास कितनी सेंजू बीन्स हैं, क्योंकि अगर ज़ीलिंग को पता चल गया कि वह अभी भी बहुत सेंजू बीन्स छिपा रहा है, तो यह छोटी लड़की निस्संदेह शत्रुतापूर्ण हो जाएगी और उसका चिल्लाना वापस आ जाएगा। उसकी जगह पर उसका बदला हुआ रूप आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से मेरे लौटने का इंतजार करना चाहिए और फिर वही शब्द दोबारा कहना चाहिए। उस समय हम देखेंगे कि तुम मेरे सामने इतने घमंडी कैसे हो सकते हो। वाह! ज़ीलिंग ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए प्यारी सी जीभ बाहर निकाली और फिर ज़ियाया के छोटे से चेहरे पर थोड़ी उम्मीद भरी नजर के साथ उसकी पीछे हटती पीठ को देखा।